बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। इसी के साथ अगर हम बात करें आज की जो सुबह थी, यकीन करें इतनी स्मोक वाली सुबह थी और स्टिल अभी तक जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलात है ड्राइव करते हुए भी। और आपको पता है कि जब स्मोक होती है तो उसके साथ वायरल डिजीज भी बहुत सारी होती हैं। अपनी सेहत का स्पेशली बहुत ज्यादा ख्याल रखें ऐसे मौसम में। और इसके साथ ही जो है वो हादसात का भी जो है वो बहुत ज्यादा खर्चा होता है इस तरह के मौसम में, तो आपने वो भी बहुत ज्यादा एहतियात करनी है क्योंकि स्कूल बच्चे जा रहे होते हैं, ऑफिस के लिए लोग जा रहे होते हैं। तो स्पेशली जो हमारे यहाँ जो हम देखते हैं ना कि तेज रफ्तारी ये बहुत ज्यादा, जल्दबाजी हम लोगों को बहुत ज्यादा होती है। तो काइंडली आप अपना भी ख्याल रखें और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनका भी बहुत ज्यादा ख्याल रखें, ताकि जो है वो कहते हैं ना कि हम अपने जो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं वो इंसान को हमेशा करना चाहिए। मौसम की बात कर रहे हैं तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडे इज वेदर। और हमारे साथ मौजूद हैं जी अहमद से जानते हैं कि आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, मुल्तान में मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मुल्तान में जो है वो दिन ब दिन सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को आ रहा है। दर्जा हरारत में जो है वो भी काफ़ी हद तक कमी भी देखी जा रही है। महकमा मौसमियात के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 20 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 34 तक जाने का इम्कान है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब जो है वो 84% रिकॉर्ड किया गया है। जैसे ही बदलते मौसम के साथ जो है वो मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो भी जन्म ले रही हैं। खासतौर पर ये स्मोक की शिद्दत में भी इजाफा देखने को आ रहा है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर जो है वो इस स्मोक की बीमारी में जो है वो मुब्तला। इस स्मोक की जो आलूदगी है वो उसमें लिपट में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से तो मुल्तान में जो है वो आज 706 पॉइंट्स जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। गुज़श्ता रोज भी कम थे पॉइंट्स, लेकिन आज जो है वो ज्यादा देखे गए हैं। फिजाई आलूदगी के हवाले से बात करें तो फिजाई आलूदगी के हवाले से मुल्तान का जो है वो आज दूसरा नंबर जो है वो बताया गया। और इस हवाले से महकमा मौसमियात का मजीद ये भी कहना है कि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है मौसम खुश्क रहेगा। और इसके साथ साथ जो स्मोक जो है वो फैल रही है उसके हवाले से भी तिबी माहिरीन का यही कहना है कि शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर का खास तौर पर इस्तेमाल करें और सर्दी से बचने के लिए भी एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करें। सर्दी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें और ख़ास तौर पर जो है वो स्मोक से बचाव के लिए जो है वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि स्मोक से पैदा होने वाली बीमारियों से भी बचा जा सके और सर्दी से पैदा होने वाली बीमारियों से भी बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया अहमद आपका। और जिस तरीके से अहमद भी बता रहे थे कि इस टाइम जो आप देख भी रहे होंगे कि स्मोक की क्या इस टाइम सूरत हाल जो है वो चल रही है। अच्छा जी, इसके साथ ही सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों का, अपनी फैमिली का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि आज का जो दिन है वो मेरे लिए बड़ा स्पेशल दिन है, बड़ा ख़ास दिन है क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। तो मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब ये छोटी छोटी खुशी होती है जो इंसान सेलिब्रेट करता है, जो आपकी फैमिली इस दिन को जो है वो खास बनाती है, जो आपके दोस्त होते हैं वो इस दिन को खास बनाते हैं। तो उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिनकी बहुत सारी दुआएं स्टिल अभी तक जो है, मैं सुबह मैंने देखा मेरा मोबाइल जो है वो भरा हुआ है विशेष के साथ और दुआओं के साथ। तो यकीन करें एक खुशी होती है कि लोग जब आपको इतना प्यार कर रहे होते हैं, आपको इतनी दुआएं दे रहे होते हैं, तो वो एक आपको एक एनर्जी भी देता है, एक खुशी भी देता है। सो थैंक यू सो मच जी मेरे दिन को खास बनाने के लिए। और इसी के साथ हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ भी करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी राना मुमताज रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं आपको। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अल्लाह पाक सेहत और सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए। क्योंकि कहते हैं कि जो सेहत है ये सबसे बड़ी मैं यही बात करने वाली थी, सेहत और सलामती वाली जिंदगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही जी हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रूही के एंकर पर्सन हैं सलमान जमील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपने पूरा सरप्राइज जो है ना वो एकदम खत्म कर दिया कि खुद ही आपने बता दिया। मैं आपको विश करना चाह रहा था कि सबसे पहले कि अचानक की जो एक सरप्राइज है ना वो आपको दिया जाए। और बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा कि रात आपका बर्थडे का जब मुझे वो पता चला सोशल मीडिया पर, तो सबसे पहले मैंने विश भी उस पर मैंने ही किया। और मैं यहाँ पर भी आपको यही कहूंगा कि हैप्पी बर्थडे और अल्लाह पाक आपको तरक्की दे। इसी तरीके से आप
हंसती मुस्कुराती रहे और जो लोग हैं, जो देखने वाले हैं आपको, वो इसी तरीके से आपकी पजीराई भी करते रहें और आपके लिए दुआएं भी करते रहें कि आप इसी तरीके से सेहतमंद रहें। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, आपके प्यार का। और यकीन करें, जब आपकी वो जो एक कहते हैं ना कि इतनी जो एक प्योर आप किसी के लिए दुआ देते हैं, दिल से दुआ देते हैं, तो उसका जो है वो अंदाजा भी हो जाता है, दिखता भी है। तो लिहाजा मैं कहती हूँ बेशक ये छोटी छोटी खुशियां बांटते रहा करें। और मैं कहती हूँ हर दिन जो है वो आप एक चैलेंज समझ कर मसाइल और तमाम उनमें अपनी छोटी सी खुशियों को मत भूला करें, इनको सेलिब्रेट किया करें। लोग कहते हैं ना यार एक दिन कम हो, यार ये एक साल और कम हो गया, और जनाब आप उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हो, तो कोई बात नहीं, ये खुशियों का बहाना ही देखिए जी, आपका एक साल अगर कम भी हो रहा तो उसे अच्छी तरीके से एंजॉय करें ना, उस एक साल को यादगार बनाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, बजाय इसके कि उसकी नेगेटिविटी की तरफ चले जाए कि यार हमने एक साल हमारा कम हो गया। आप उसको एंजॉय करें ताकि आपका आने वाला जो साल है वो खुशियों से भर के। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा, इस साल का बिल्कुल पता नहीं, इतनी जल्दी तेजी से ये साल गुजरा है, और उसके बाद इस साल में बहुत सारी ऐसी चीजें भी मेरे साथ हुई जो कि बहुत ज्यादा मेरे लिए एक मुश्किल वक्त भी रहा। तो जो आपके अपने होते हैं, जब वो आपके साथ मौजूद नहीं होते तो उनकी जो कमी है वो आपको बहुत ज्यादा महसूस होती है। और स्पेशली क्योंकि मेरी वालदा नहीं है, तो ये दिन फिर मेरे लिए बहुत ज्यादा, एक तो जहाँ इतने लोग प्यार और खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं मेरे लिए ये इतना दिन जो है वो मुश्किल भी होता है क्योंकि मेरी वालदा मेरे साथ नहीं होती। लेकिन ये कि जाहिर सी बात है, उनकी दुआएं, उनका प्यार जो है वो हमेशा मेरे साथ होता है। जी जी, ऑब्वियसली माँ बाप का जो मोहब्बत और दुआएं होती हैं वो तो सदा साथ रहती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है हम बात करेंगे, मसाइलों पर भी बात करेंगे। जहाँ खुशियों की बातें कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारे हमारे यहाँ के इश्यूज भी हैं जिनको हम हाईलाइट भी करते रहते हैं, बताते भी रहते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो कितना काम होने की जरूरत है डेवलपमेंट के हवाले से, एजुकेशन के, सेहत के मसाइल। और क्योंकि सलमान प्रोग्राम करते हैं इसलिए कि हुकूमत के हवाले से उनकी कारकर्दगी जो है वो जांची जाए कि आया हुकूमत कितना काम कर रही है इस टाइम। और इसके साथ ही जो है हम राना साहब से जानेंगे इस टाइम जो है सोशल एक्टिविटीज के हवाले से इनकी बात होगी कि क्या 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 इनकी सोशल एक्टिविटीज चल रही हैं इस टाइम। और स्पेशली हम जब बात करते हैं कि हमारी हुकूमत हो गई, हमारी जो इस टाइम तंजीमें हैं, जो समाजी इदारे काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे जी राना साहब? मेहरबानी, शुक्रिया। असल में तो थोड़ा सा इस वक्त जो जरूरत है ना वो है अवेयरनेस की, कि अवेयरनेस के हवाले से कैंपेन चलानी चाहिए। हम लोग अक्सर मामलात के अंदर इंतजार करते हैं कि हुकूमत इसके मुतालिक क्या कर रही है, हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम आपस में मिलजुल के भी उनको कर सकते हैं, और जो लोगों के मसाइल और जो परेशानी और जो चीजें हैं उनको भी हम कम कर सकते हैं। तो उसी के हवाले से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हमारी, अब जैसे आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो इसके हवाले से हमारा एक हर साल एक पैकेज होता है कि हम लोग ऑफर्स करते हैं बहुत ही माइनर से पैसों के अंदर। बिस्तर वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कोई हम 8 से 10,000 जो बिस्तर है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे 1200-1300 रुपये में एक बिस्तर, जिसके अंदर मतलब गद्दा भी है, तकिया भी है और रजाई भी है। तो फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट किया तो थोड़ी सी हमें ये चीज़ महसूस हुई कि वो जो रजाई हम ऊपर वाली देते हैं उसका थोड़ा सा साइज जो है ना वो कम होता है चौड़ाई के हवाले से। उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया कि अगर कोई एक बड़ा फर्द या आदमी या फीमेल वो लेटती है तो कम से कम उसके साथ एक बच्चा वो भी लेट सके और चीज में हो सके। तो ये तो जब हमने ये काम शुरू किया, प्रोजेक्ट हमें शुरू किया, हमें तो उस वक्त अंदाजा हुआ कि हम लोग तो अपने घरों में बड़ी आसानी से और आराम से सो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको ये भी मुयस्सर नहीं है। फिर इसी के साथ ही हमने एक शुरू किया था कि हम लोग गर्म चादरें लेते हैं और रात को हम निकलते थे 2 या 3 घंटे के लिए, तो वो देखना जो लोग फुटपाथों में पड़े हैं या कोई मुसाफिर ऐसे हैं कि जिनके पास कपड़ा नहीं है, यही है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, वो चलना। फिर बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि जो मुल्तान के अंदर हैं कि जिनको ज़रूरत भी है इस चीज़ की, जैसे ईदी फाउंडेशन है या दारुल फलाह सेंटर है या दारुल अमान है, या ये वहाँ पे जो फैमिलीज रह रही हैं या उधर हैं, उन लोगों को भी, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि 2 साल पहले ईथी वालों ने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि हमारे जो ऐसे लोग हैं जो इस वक्त बिल्कुल ही मतलब एबनॉर्मल हैं, जिन्हें किसी चीज़ की तमीज़ ही नहीं है, कम से कम उनके लिए हमें कोई पुराने कपड़े दें ताकि कम से कम हम उनको कमीज़ें पहना सकें।
वो सर्दी से बचा जा सके, क्योंकि वो उन लोगों को पता ही नहीं होता उन्होंने क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। आप हॉस्पिटल्स में अगर चले जाएं, आप सिविल हॉस्पिटल, निश्चर हॉस्पिटल और बाकी जितने भी हॉस्पिटल हैं, तो आप देखें कि बैरूनी शहर से बहुत सारे लोग आए होते हैं और वो आके लेटे होते हैं। बल्कि हमने तो एक बड़ा प्रोजेक्ट किया था लास्ट टाइम कि हमने किडनी हॉस्पिटल के अंदर जो उनका मुसाफिर खाना है उसको हमने चारों साइड से कवर करवाया। अब वहाँ पे फर्श के ऊपर गत्ते बिछा के लोग सोते थे, किसी के पास चादर थी, कोई वैसे लेटता या किस तरह का, उसको टोटल हमने वो कवर अप किया, उसके नीचे कारपेट बिछाया, फिर ऊपर बिस्तर वहाँ पे हमने रखवाए। सेम इसी तरह सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी ये एक्टिविटी और ये चीजें चल रही। तो कहने का मतलब है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग आपस में मिलजुल के उसको कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा जरूरी भी है। जहाँ हम देखते हैं वक्त की जरूरत के बहुत सारे हमारे मसाइल हैं, वहाँ पर महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों के लिए बहुत सारे इश्यूज हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है, हम देखते हैं जो सफेद पोश लोग हैं वो तो किसी के आगे जाके नहीं हाथ बढ़ा सकते। अच्छा, वो ये होता है कि उन लोगों को भी ढूंढा जाता है, उन लोगों को भी। हमारे यहाँ जो सबसे मेन चीज आती है ना, वो ये है कि हमारे यहाँ जो है फेवरेटिज्म भी होता है। जो लोग डिजर्व नहीं भी करते, लोग उन तक पहुंचा रहे होते हैं, लोग उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। मैं तो हैरान होती हूँ कि उन लोगों को भी खुद को भी एहसास नहीं होता कि हम किसी का हक जो है वो खा रहे हैं। असल में ना, आप देखें, आप कोई भी एक्टिविटी, कोई भी आप अगर अपना प्रोजेक्ट करते हैं और आप किसी भी चौक पे खड़े होकर करते हैं, तो उन ही लोगों की लाइन लगेगी जो हर दफा लोग खड़े होकर हमें मांगते करते हैं। बेसिकली वो तबका हमारा जिसमें चौकीदार हैं, हमारे माली हैं, पीएन हैं, गार्ड्स हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग के जिनकी सैलरी 20 या 25 हजार रुपया है। बेसिकली वही ये लोग हैं कि जिनको जरूरत भी है। अब ये लोग हमारे दफातर में भी हैं, हमारे इदारों में भी है, हमारे गली मोहल्लों में भी है और उसमें है। अब ये ना किसी से मांग सकते हैं और ना ही ये कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हेल्प आउट है वो उन लोगों की होनी चाहिए, ना कि वो प्रोफेशनल लोग जिन्होंने हर जगह मांगना भी है, खड़े भी हो जाना है और हर लाइन में भी उन्होंने लग जाना। और यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि हम लोग जो मुस्तहिक लोग हैं उनको ढूंढना बहुत बड़ा मसला है कि हम उनको कैसे ट्रेस करें और कैसे उन तक ये चीज जाए। और वो बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही जो है सलमान से भी जानते हैं। सलमान, स्मोक की हम बात करते हैं क्योंकि हमने अपने माहौल को खुद भी बेहतर करना है। हमारे जो इदारे बनाए गए हैं, PHA के हवाले से भी हम बात करेंगे कि इस टाइम जो है वो इदारा किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पार्क्स की सूरत हाल पहले ही हम देखते हैं कि किस तरह की है, लोग कितनी परेशान होते हैं, लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। इस हवाले से बताइएगा। अच्छा, आसमा, सबसे पहले स्मोक के बारे में बात कर रहे थे। स्मोक क्योंकि चूंकि अभी बहुत ज्यादा चल भी रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो संगीन हद तक खराब हो चुका है। इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं ये समझता हूँ जिला इंतजामिया प्लस एनवायरनमेंट को। मैं प्रोग्राम करता हूँ तो जाहिर से शहर से बाहर जाना होता है मुझे, तो मैं रोड्स पर देख रहा होता हूँ कि हुकूमत की जानिब से ना एक इंडस्ट्रियल जोन बनाया गया जिसे हम इंडस्ट्रियल स्टेट कहते हैं। उसका मकसद क्या है कि वहां पे जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी एक ही जगह पर लग जाए और फिर वहां पर बैलेंस चेक करने के लिए एनवायरनमेंट के लोग और दूसरे इदारों के लोग जो है वो जाया करते हैं। अब फुकदान क्या है कि हमारे देहाती इलाकों के अंदर भट्टे लगे हुए हैं। जिगजैग टेक्नोलॉजी आने के बावजूद इंतजामिया की ये मैं नाअहली कहूंगा कि अभी तक उनको जिगजैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट ही नहीं करवा सकी। जुर्माने करें या कुछ भी करें, जुर्माना हल नहीं है। आपने जुर्माना कर दिया, वो कागजी कार्रवाई में हो गया, पैसे हुकूमत की जेब में आ गए, मगर उसकी दूसरी जानिब आपने जो फिजा के अंदर धुआं छोड़ने की जो एक भट्टी छोड़ी हुई है वो कितना आलूदा कर रही है उसे, ये इंतजामिया को नजर नहीं आता। फिर दूसरी चीज कि इन्होंने फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। अगर आप बहावलपुर बाईपास पर चाहे और टूवर्ड्स बहावलपुर जाते हैं, आपको बहुत सी फैक्ट्रियां नजर आएंगी। और कोई फीड फैक्ट्री है, कोई ऑयल मिल है, कोई मिल है। अच्छा, इसको सलमान हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हाँ जी, हम बात कर रहे थे स्मोक के हवाले से। और बहावलपुर की तरफ जब हम जाते हैं तो इंतजामिया जो है वो चीजें उन्हें नजर नहीं आती कि वहां पे फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। मेरी लोगों से बात हुई तो लोग मुझे बताने लगे कि सर हमने कई बार दरखास्तें दी हैं, एनवायरनमेंट वालों ने कार्रवाइयां भी की, मगर वो कार्रवाइयां क्या थी, आते थे सिर्फ 1-2 दिन के लिए, फैक्ट्री को बंद करवाया, फिर फैक्ट्री दोबारा खुल गई। अब फैक्ट्री वालों ने काम किया कि अब आप एक चीज नोट कीजिएगा, जिस तरह दिन चढ़ेगा स्मोक जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी।
रात के वक्त जो है ना वो ज्यादा हो जाती है। जब आप सुबह उठते हैं, ओहो इतनी स्मोक के नजर भी नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि अब फैक्ट्री वालों ने काम ये शुरू कर दिया कि वो अब रात को चलाना शुरू कर दिया उन्होंने फैक्ट्री उन्हें पता है कि एनवायरमेंट वाले या इंतजामिया जो है वो दिन में दफ्तरों में होती है, वो कोई शिकायत कर दे तो वो फौरी तौर पर उठकर आ भी सकते हैं। रात के वक्त कौन आएगा? रात को 2 बजे 3 बजे फैक्ट्री चल रही है, वो कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। तो फैक्ट्री वालों ने भी ये काम शुरू कर दिया। फिर दूसरी जानिब एक चीज और कि मुझे वहां पर ऐसी भी चीजें मिली कि उसमें मैं हुकूमत की नाअहली कहूंगा, वो ये कि इन्होंने पोर्टल बंद कर दिया, कंप्लेंट पोर्टल सेल जो था ऑनलाइन। अब अवाम कहां जाए? ये फैक्ट्रियां बंद करवाना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है जराइम पेशा अफराद को लगाम डालना। अगर किसी बंदे के साथ कोई उसकी मॉरल एथिक्स उसके अगर डिस्टर्ब होते हैं तो उसके लिए पुलिस नहीं आती, उसके लिए और इदारे। अब इसी तरीके से फैक्ट्रियों में से निकलने वाला जहरीला धुआं जो है या जहरीला केमिकल जो है, उसके लिए पुलिस ने तो नहीं आना। पुलिस आगे सिर्फ रोक सकती है उन्हें। सील करना, उसके खिलाफ कार्रवाइयां करना एनवायरमेंट और डीसी कमिश्नर का काम है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पीएचए की तरफ। पीएचए जो है वो ट्री फॉर पाकिस्तान मुहिम बड़ी जोर शोर से चल रही है और जितने भी हमारे ये इंतजामिया के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं ये शाहराहों को खूबसूरत करने में लगे हुए हैं, मगर इन्हें यह नजर नहीं आ रहा कि मुल्तान शहर में सिर्फ घूमने फिरने के सिर्फ 2 पार्क हैं, जो कि एक फैमिली पार्क जिसे कह सकते हैं, जिसमें झूले भी हों। वो है जिना पार्क और एक है शाह शम्स पार्क। अच्छा जी, शाह शम्स पार्क की बात करते हैं तो उसके अंदर इन्होंने अपना गिराज बनाया हुआ है। वो पार्क है या आपके गाड़ियों की पार्क करने की गिराज की जगह, आप कोई और जगह देख लो, नहीं। हमने पार्क और वो बनाया भी कहां? पार्क के बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर, ताकि जो शख्स आए उसे सबसे पहले तो आपको गिराज नजर आए, तो आपकी जंग आलूद गाड़ियां नजर आए कि हाँ जी वो गाड़ियां खड़ी हैं। अच्छा, फिर अंदर जाते हैं, झूले नहीं है। बिल्डिंग्स इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि उनमें क्रैक्स आ चुके हैं, वो खुदा न खास्ता किसी भी टाइम गिर जाएंगी। फिर तीसरी चीज, आवारा कुत्ते हद से ज्यादा है। अच्छा, जब मैं पार्क में गया, यही हाल जिना पार्क का। जिना पार्क जाओ, अब वहां पर हम जब जाते हैं देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी जंगली घास। इधर डीजी साहब कहते हैं जी कि हम ट्रैक बना रहे हैं वॉकिंग लोगों के लिए। पता चलता है जी कि वो ट्रैक के ऊपर मोटरसाइकिलें भी चल रही हैं और चला कौन रहा है? पीएचए के मुलाजमीन। भाई वो ट्रैक मोटरसाइकिल चलाने के लिए है या पैदल चलने वालों के लिए? अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा और अंदर जाते हैं, अंदर वो भी इसका भी यही हाल है कि जी इंस्पेक्शन कोई नहीं है झूलों की। तो इलेक्ट्रिकल तारें जो हैं वो ओपन पड़ी हुई हैं। खुदा ना खास्ता, मैं गया था, बच्चे थे आए हुए, अब वो खुदा ना खास्ता बिजली का करंट किसी बच्चे को लग जाए, हाँ, कोई भी हादसा। तो इस तरीके की ये जो फुकदान है, ये चीजें देख रहे थे। इसी के साथ साथ हम एक चीज और देख रहे हैं कि वहां पर दरख्त नहीं है। पार्क के अंदर आप शाहराहों को तो खूबसूरत कर रहे हैं, पार्क को तो खूबसूरत कर रहे हैं। बच्चे आगे कहते हैं जी कि हम यहाँ पर तफरीह करने आए थे, उल्टा यहाँ के बोर हो गए। अच्छा, फिर एक और चीज जो सबसे बड़ी वहां पर हमें देखने को मिलती है, देखें जी बच्चे हैं, वॉशरूम भी आ सकता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 3 क्लास के, 4 क्लास के, 5 क्लास के, बेचारे वॉशरूम कहां जाए? दोनों पार्क में वॉशरूम मौजूद नहीं है। अच्छा, फिर उसका टक शॉप्स की बात कर लें तो जहां पर वहां पर टक शॉप ज्यादा होनी चाहिए, वाहिद टक शॉप्स मौजूद है एक दोनों पार्क में। और अगर आपको पानी की बोतल बाहर से 35 रुपए 40 रुपए की मिलती है, आम बोतल नेस्ले और एक्वाफीना वगैरह, ये जो ब्रांडेड बोतल है, ये तो भूल जाए वो वहां पर 80 रुपए 90 रुपए। ये तो हमारा हाल है, यकीन करें। ये जितना भी हम पार्क्स में चले जाएं या आप स्टेशंस पे चले जाएं, कहीं पर भी बस स्टैंड पे, यहाँ इवन के हॉस्पिटल में हमारा ये हाल है कि वहां पर चीज के रेट जो हैं वो हम जो एक्चुअल होते हैं वो कभी भी नहीं लगा। अच्छा, बस स्टैंड पर भी मुझे ऐसा ही हुआ। अभी मैं पिछले दिनों बस स्टैंड पर गया सिर्फ वैसे ही दोस्त को छोड़ने के लिए, तो हमारा जनरल बस स्टैंड पर भी यही हाल था कि 50 रुपए का लेस जो है
चिप्स जो है वो 100 रुपए का मिल रहा था। ऐसे ही है, आप दीगर शॉप्स पे जाएं तो वहाँ आपको रेट डिफरेंट मिलेगा। जब आप इस तरह स्टैंड्स पे जाएंगे, स्टेशन पे जाएंगे, पार्क्स में जाएंगे तो डिफरेंट आपको रेट मिलेंगे। तो बात आती है कि हमारा यहाँ पर बहुत ज्यादा क्योंकि इस पे कभी तवज्जो दी नहीं गई उस तरीके से, जो ग्रीनरी थी ऑलरेडी उस पर भी हम देखें दरख्त कितनी तेजी से काटे गए हैं। अभी ये जनाब पार्क में पिछले दिनों काटे गए हैं, वहाँ पे दरख्त उन्होंने किया है कि वहाँ पे उन्होंने मार्की लगानी है, उसके लिए उन्होंने वहाँ पे 8 से दरख्त काटे हैं। मतलब स्पेस उन्होंने खाली की है, वो स्पेस वो जगह बनाई और इतने पुराने दरख्त और इतने कीमती वो वहाँ से काटे गए और वहाँ पे वो किए गए। मैं सलमान भाई से अभी डिस्कस कर रहा था ये वाला कि वो डेफिनेटली वहाँ अगर मार्की लग रही है तो शाम में वहाँ पे शादी होंगी, खाना नीचे गिरेगा, जानवर सारे वहाँ पे होंगे। सुबह कहाँ लेडीज वहाँ पे वॉक करेंगी या क्या चीज होगी जब पूरे मोहल्ले के कुत्ते इकट्ठे होके, जानवर इकट्ठे होके, चील कौवे इकट्ठे होके वहाँ पे वो होंगे और वो चीजें तो बेसिकली खुद ही तबाह की जा रही है और उनको वो किया जा रहा है उसमें जो है ना। अच्छा, आप क्या समझते हैं? क्योंकि वैसे तो मैं एक बात करती हूँ कि हमने जो अपनी एक बात करती हूँ कि हम लोग इदारों पे तो बहुत सारी चीजें हमें पता भी है कि क्या चल रहा है, कितना वो काम कर रहे हैं या वो कितनी बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। हमारी कुछ अपनी जिम्मेदारियां भी बनती हैं। जो सोशल यूँ समझ लें जो समाजी तंजीमें हैं या हमारे इदारे हैं वो किस तरीके से हमारे इस माहौल को बेहतर कर सकते हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे? असल में देखें, एक ना जब भी कोई नई कॉलोनी या प्रोजेक्ट या कोई बनाई जाती है ना हाउसिंग के हवाले से, वहाँ पे एक चीज जरूरी रखी जाती है जो कि कंपलसरी है, वो है कम्युनिटी सेंटर। उस कम्युनिटी सेंटर को बनाने का मकसद ही यही होता है कि इस कॉलोनी के अंदर जो भी तरक्याती हवाले से, उसमें मसाइल के हवाले से और आपस में कोऑर्डिनेशन के हवाले से जितनी भी डिस्कशन है वो उस कम्युनिटी सेंटर में की जाए। पहले मसाजिद के अंदर कॉन्सेप्ट होता था कि वहाँ पे लोग नमाज के बाद बैठते और करते थे, अब यहाँ पे ये बेसिकली देखें हमने जो अपनी चीजें या अपने इख्तियारात या अपनी जो हमारे फराइज हैं उसमें ये चीज है कि हम अपने इर्द गिर्द नजर रखें और कोशिश करें उनकी आवाज उठाएं। एक कॉलर हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी मैं राना साहब मीना अवान चक्की लिखली मुल्तान कैंट से बोल रहा हूँ। जी जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? बाजी मैं ये कहना चाह रहा हूँ राना साहब से, एक तो राना साहब की खिदमत बड़ी है मुल्तान के लोगों के लिए, दूसरा ये है कि वासा के मुराद पे ना कूड़ा उठाने की बजाय ना उसको आग लगा के चले जाते हैं। और आपको शायद याद हो 8-9 महीने पहले 9 नंबर चुंगी पर उन्होंने आग लगाई, साथ ही प्लास्टिक के ना पाइप थे बड़े वाले, उन सब में आग लगी। तो इतनी आलूदगी पहले भाई ये ड्यूटी नहीं देते, ये कूड़े को आग लगा के चल जाते, ये भी एक सबब है। ये भी एक सबब है। ठीक है भाई, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं भाई को ये कहूँगा शुक्रिया इनका सबसे पहले तो कि मेरा प्रोग्राम ये देखते हैं और मेरा काम यही है कि मैं आवाज़ बनूं लोगों के लिए ना। तो मैं वाकई इस चीज़ के बड़ा खिलाफ हूँ कि कुछ ऐसे अनासर हैं, कुछ ऐसी काली भेड़े हैं जो कि वासा की नहीं MWMC की जिम्मेदारी है गंदगी की। तो वेस्ट मैनेजमेंट एक इदारा बना हुआ है इसके लिए। तो ये लोग ऐसा काम करते हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए, मगर दूसरी जानिब इंतजामिया जो है वो मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये काम लोग करते हैं सुबह सुबह। अब आप मुझे ये बताएं कि सुबह 5-6 बजे जिसकी ड्यूटी लगी हो और उसने अगर आग लगाई है या कुछ भी किया, DC साहब ने या जो MD वेस्ट मैनेजमेंट है उन्होंने तो दफ्तर में आना ही 9-10 बजे है। उन्हें क्या पता चलेगा कि पीछे क्या हो रहा है? तो ये कागजी कार्रवाइयां करते हैं और ये सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो सबसे बड़ी नाअहल किस्म की ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस वक्त मौजूद है। अच्छा, इस पर मजीद हम डिटेल से बात करेंगे नाज़रीन। अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमारे जिस तरीके से इंतजामिया काम कर रही है और फिर लोगों के जो जो मसाइल हैं, फिर अच्छा जिस तरीके से वासा है या वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात कर लें तो हमें वाकई ये जो कूड़ा करकट को आग लगाई जाती है, इससे जितना धुआं, गंदा और जहरीला धुआं इससे पैदा होता है, जो कि आपकी सांस की बीमारी का सबसे मेन जो है इस टाइम देख रहे हैं कि सांस का मसला हो रहा है। इससे एक तो हम गाड़ियों की भी बात मैं लाजमी करूंगी, आज सुबह की बात गाड़ियों के साथ साथ आप एक और भी चीज इसमें ऐड करें कि हमारे देहातों के अंदर जो के फसलों की बाकियात को आग लगाई जाती है, बिल्कुल वो सबसे ज्यादा नुकसानदेह।
जी जी वीडा बस कितना धुआं छोड़ रही है, कितनी वीडियोस लोगों ने डाली हैं और क्या कुछ हुआ है। अब वो तो सरकार की है ना, वो तो पहली बात होती है, वो तो मैं आप डेली इस पे बात करती हूँ जी। कि जो वीडा बसेस हैं, अच्छा हमारी जो इस टाइम इदारे हैं एजुकेशन के हवाले से, मैं उनकी भी बात करूंगी, जो उनकी बसेस हैं वो भी इसी तरह ही उनके हालात हैं कि जनाब, और जो सिक्योरिटी की अक्सर मैं गाड़ियां देख रही होती हैं उनका भी बहुत बुरा हाल होता है, लेकिन वो गाड़ियां चले जा रही हैं, कोई ख्याल नहीं है, लोग फिर भी एहतियात नहीं करते। मैं सोचती हूँ एक जो आपकी शहरी होने की जिम्मेदारी है, एटलीस्ट वो तो आप लोग पूरी करें, वो भी नहीं करते। अच्छा आसमा, इसमें जो फॉल्ट है ना वो है आपका आरटीओ साहब का, ठीक है। और अब बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि इसके खिलाफ भी एक अच्छी खासी मुहिम चलाई जाए कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा ये ड्राइवर्स जो हैं, बसेस को तो छोड़े, ड्राइवर्स भी ना अहल भर्ती किए हुए हैं। अब आपने कल का वाकया देखा होगा, सुना भी होगा, जी बिल्कुल ऐसे एक ही है, बेचारी अफसोस पंजाब कॉलेज की बच्ची को मार बहन भाई जा रहे थे। कब ये ड्राइवर्स संभलेंगे? मुझे ये नहीं समझ आती कि इंतजामिया जो बैठी हुई है यूनिवर्सिटीज की, वो अपने चहीतों को जो है ना वो भर्ती करवा लेती है। आपको ये पता है कि जब गवर्नमेंट का कोई ड्राइवर भर्ती होता है, लाइसेंस तो एक अलग चीज हो गई, लाइसेंस सबके पास है, वो जैसे मर्जी बन जाए। लाइसेंस के अलावा इनकी मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी साथ रखे जाते हैं, उसके परमिट्स भी होते हैं। ऐसे ही है, ठीक है। अब आप इनकी गाड़ियां रोकें, आपको 90% लोग ऐसे नजर आएंगे जिनके पास फिजिकल परमिट ही नहीं है, मेंटल फिटनेस के टेस्ट के रिजल्ट ही मौजूद नहीं है। या ये चीजें कभी देखी भी नहीं गई ना। आज हम अगर इन चीजों पे बात कर रहे हैं ना, तो अगर हम इस पे पीछे चले जाएं तो हम कभी भी इस हवाले से कभी बात ही नहीं हुई। लोगों के जितनी भी जॉब्स के हवाले से, ठीक है जी, अच्छा एक्सपीरियंस देख लिया, आपका यहाँ पे लाइसेंस है जी, आपके पास बड़ी गाड़ी चला सकते हैं, ओके जी आप आ जाएं। अच्छा उसके बाद वक्तन फवक्तन अगर आप उनको क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं, कभी भी इस पे बात नहीं। अब ये हादसा जिस तरीके से हो रहे हैं और जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वो बातें जो हैं वो दबा दी जाती हैं और फिर उसके बाद फिर वो चीज खत्म। एग्जैक्टली। अब आप मुझे ये बताएं ना कि एक बच्ची के लिए निकले थे स्टूडेंट्स, ठीक है, लाहौर में जो वाकया हुआ, अब क्यों नहीं निकले? कहां गए वो यूनिवर्सिटियों के बच्चे? क्या यही बच्चे क्या यूनिवर्सिटियों में नहीं जाने? अच्छा मैं ये कहती हूँ कि हमारे यहाँ जो है वो चीज़ों को हमने अपने मुल्क में, पहले ही हमारा मुल्क जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, और इस टाइम हम जहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, हमें वहाँ ज़रूरत है कि हम अपनी चीज़ों को बेहतर करें। जैसे हम कहते हैं कि जी कुछ हुकूमती इदारे हैं, जैसे सोशल, आप लोग भी अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं इस माशरे में। हर बंदा जो है, जिसको मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अता किया हुआ है और वो एक हेल्प कर रहा है। चैरिटी की बात करें तो हमारा मुल्क जो है वो सबसे पहले आता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो लोग मदद के लिए भी आ जाते हैं, लोग ये भी कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे कहते हैं ना मुस्तकिल लोगों तक चीज़ें पहुँच जाना, और उनके लिए हमने अपने मुल्क में तरक्की और खुशहाली भी लानी है, उसमें भी जाहिर सी बात है हम लोगों को अमन की सूरत हाल जो है वो अब अमन से अगर आपने बात की, मैं अभी आपको बता देता हूँ एक नई चीज। मुल्तान का रिवाड़ी मोहल्ला आपने देखा होगा कि वाहिद फूड स्ट्रीट जगह वो जराइम पेशा अफराद की अमाजगाह नहीं, हॉट केक है। मैंने रिपोर्टिंग की, वहां पर मैं गया, मैंने रात के तकरीबन 10:30, 11, 12 बजे का टाइम था, रोड ब्लॉक कर दिया। क्या हुआ जी कि डकैती हो गई। एसएसपी साहब आए, एसपी साहब आए, एसपी ऑपरेशन साहब आए, एसएचओ डीएसपी, सब पुलिस की नफरी आ गई, आके खड़ी है, बातचीत कर रही है उनसे, उन्हें दिलासे दे रही है, चली गई। अगले दिन 1 घंटे के अंदर 3 डकैतियां हो गई। 1 घंटे, यार आसमा, डकैती करना कोई छोटी बात नहीं होती। 1 घंटे के अंदर 3 डकैतियां हो जाना लम्हा फिक्री है। लोग वहां पे खाने आते थे। अच्छा उससे आगे जाओ, वो उन्होंने फिर जब पुलिस को बुलाया, पुलिस साहब जो है वो एज यूजुअल 9 बजे अगर कोई वाकया हो रहा है तो वो पहुंच रही है 10-11 बजे। भाई तुम्हें ऑन द स्पॉट पहुंचना चाहिए। अच्छा उसमें क्योंकि हम लोग भी, अच्छा एक बात भी होती है, उसकी भी बहुत सारी स्टोरीज आ रही होती हैं, एक स्टोरी नहीं आती, कहीं दुश्मनी आ रही होती है, कहीं कोई और रोला नजर आ रहा होता है, मतलब उसमें भी बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। स्टोरीज में आगे भी तो देखे ना। चले जी ठीक है जी, दुश्मनी भी हो तो समझ आती है,
उस अगले दिन 3 हुई थी पुलिस के बाद जब आई है। अच्छा, पुलिस ने कहा जी ठीक है हम कुछ कर रहे हैं, उससे अगले दिन 2 डकैतियां हो गई। फिर वही, अब जब हमारे रोही पे खबर चली तो इंतजामिया फौरन एक्शन में आई जी आप लोगों ने। फिर मैंने इस पर प्रोग्राम कर दिया। जब मैंने प्रोग्राम किया तब जाके इन्हें होश आया कि यार ये क्या। फिर मुझे फोन आए लोगों कि सर हमें तो पुलिस वालों ने फोन करके कुछ इस तरह कहा है कि जब आप लोगों ने प्रोग्राम क्यों करवाया है इसके ऊपर, तो आप लोगों के साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं। भाई कैसे कोऑपरेट कर रहे हो कि तुम डकैतियां रोक ही नहीं पा रहे। अच्छा, फिर उसके बाद बताया गया जी सर बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम का बड़ा अफेक्ट हुआ कि स्पेशल ब्रांच वाले जो है ना वो इन्होंने डिप्लॉयड कर दिए यहाँ पर, और प्लस डॉल्फिन फोर्स को डिप्लॉयड कर दिया। मैंने चलो जी मुबारक हो। अभी मेरा फोन उससे बात करके बंद हुआ था, 15 मिनट बाद सलमान भाई, जी भाई क्या हो, फिर डकैती हो गई। मैंने कहा है ओ भाई ये हो क्या रहा है मोहल्ले के अंदर। वैसे तो कुछ ना कुछ तो चीजें हैं, अब इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, बहुत सारे मामलात हैं, अब इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहती। तो लेकिन ये है कि जितना हो सकता है हम क्राइम को बात करते हैं ना कि हमारी जो इंतजामिया है वो इसको कंट्रोल करने में जितनी हेल्प कर सकती है और जो वो पॉलिसीज बना सकती है, तो वो हमारे लिए मैं समझती हूँ कि वो अपना एक अच्छा और पॉजिटिव जो है वो रोल प्ले करे। अच्छा सर, जिस तरीके से हम अपने यहाँ पर सोशल एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, लोगों के दारुल, जिस तरह आपने बताया कि दारुल अमान में भी सहूलियात हमारे इदारों में नहीं है, जहाँ हमारे हुकूमती सतह पर देखें जो इदारे बनाए गए हैं, जो लोगों के इस तरह के जो माजूर अफराद हैं या बेघर हैं, जो खवातीन जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है या वो घर से बेघर होती हैं, लेकिन जब हम उन इदारों की तरफ जाते हैं तो उनके पास भी फंड्स नहीं होते। इसी तरह जो समाजी काम कर रहे होते हैं वो ही जाकर उनको हेल्प आउट भी करते हैं, हाँ, चीजें भी तो करते मतलब हमारी हुकूमत नाकाम नजर आ रही थी, इदारे इतने इतने बना दिए लेकिन सहूलियात नहीं दी। अब आप देखें ना, जो सोशल वेलफेयर का इदारा है, कोई 13 से 14 ऐसे इदारे हैं जो उसके अंडर आते हैं और जो वर्किंग भी कर रहे हैं। लेकिन जब फंड के हवाले से बात होती है, सहूलियत के हवाले से होती है, तो वो लोग यही कहते हैं कि हमारे पास फंड ही नहीं है। अब आपको ये भी सुन के हैरानगी होगी कि पिछले दिन हमारे पास आई है कि जी डे केयर बना हुआ है, अमला पॉइंट है, लेकिन वो लोग बच्चों को लेते नहीं है और रखते नहीं है कि जी उसको बनाने का क्या फायदा या क्या उसका वो हुआ। उन्होंने कहा जी हमारे पास फंड नहीं है, बच्चे तो यहाँ पे होते हैं लेकिन उनकी फीडिंग, उनकी चीजें, उनके मामला, उन्हें सुलाना, करना, रखना, ये सारा कुछ इन चीजों के हमारे पास फुकदान है और कमी है। तो बेसिकली इदारा बनाना तो मकसद नहीं है, उस इदारे से कितने लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं कि लोगों को फायदा हो उन इदारों के बनाने का। सेम इसी तरह मनशियात के हवाले से जो इदारा बनाया गया, अब अक्सर हमें काज आ रही होती है कि जी हमारा कोई बच्चा है या जो भी है अभी वो इस हवाले से ये कर रहा है, तो काइंडली आप लोग रिकमेंड करें और इसको दाखिल करवाएं वहाँ पे। लेकिन वो जब आगे दाखिल करवाते हैं या पूछते हैं, वो कहते हैं जी पहले हम तो बहुत ओवरलोड चल रहे हैं, हम कैसे इनको कर रहे हैं। अब मुख्तलिफ प्राइवेट इदारे बने हुए हैं जो तो मतलब है बेयर कर सकते हैं, वो उन इदारों में डाल देते हैं, वरना अदरवाइज फिर ये है। एक और आपको हैरानगी होगी देख के कि हमने गुलगश्त में एक नया इदारा बना था, वहाँ पे एक सोसाइटी है उन्होंने वहाँ पे बनाया, तो हमने सीपीओ साहब के साथ वहाँ पे विजिट किया। अब वहाँ पे हमें जो मेजोरिटी मिली है वो कोई 15, 16, 14 साल, मतलब ये बच्चे वहाँ पे मिले। तो हम बड़े हैरान हुए, बच्चे भी, इन बच्चों, अब वो बच्चे शीशा के जी बस वो एक दोस्त ने पिलवाया वो हो गया, देन हम ये हो गए। अब इतनी अफोर्डिंग भी नहीं होती गरीब फैमिलियों के वो बच्चे और चीजें। अब ये एक नई वो लत चल पड़ी है शीशे वाली और ये वाली, अब वो भी वहाँ पे जमा है। और वहाँ पे फिर दूसरा ये है कि बजाय इसके कि हम उस बुनियाद को, उस बेस को खत्म करें कि ये चीजें ना हो, वहाँ पे कोई वर्किंग नहीं कर रहा, लेकिन आगे वो धड़ा धड़ा जो मनशियात वाले और ये वाले हैं वो जनरेशन तैयार हो रही है और ये सारा कुछ। आसमा, इसमें मैं एडिशन एक और ये चीज करता चलूँ कि अभी हम जब डिस्कशन कर रहे थे, सर बता रहे थे कि इदारे बना दिए जाते हैं। ये इदारे सिर्फ दिखाने के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि पता क्या, आपको पूरी दुनिया में कुछ अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, आज यूनाइटेड नेशंस के अंदर आप जब बैठे हुए हैं ना, तो उनकी कुछ चार्टर्स हैं, उसके मुताबिक आपको अपने मुल्क में वो चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसी। इस पर मजीद बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ ही जिस तरीके से हम बात करते हैं हमारे नौजवान, क्योंकि बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, और हमने अपने जितने भी नौजवान हैं उनको एक पॉजिटिव और स्किल्स की तरफ भी लाना है ताकि वो एक अपने मुआशरे में एक बेहतर रोल प्ले कर सकें। स्मॉल ट्रेड्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं, बिजनेस के हवाले से भी बात कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? असल में जब से ये सोशल मीडिया का थोड़ा सा जोर शोर शुरू हुआ है, चीजें हुई हैं ना, तो चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट होने लग गई हैं।
पहले ये एक होता था कि एक बच्चा था, वो किसी गांव में रहता था और उसके अंदर कोई स्किल्स अल्लाह पाक ने दी हुई थी, जिसमें खुदादा सलाहियत भी है और कुछ अपनी भी स्किल्स है, उसको इस चीज़ को फैलाते हुए बहुत टाइम लगता था। लेकिन अब तो ये है कि आप 2 मिनट की वीडियो बनाएं, वीडियो बना के आप अपलोड करें और उसके 2 घंटे बाद आपको पता लगता है कि वो आपकी जो स्किल्स है वो बहुत ही ज़्यादा परमानेंट भी हो गई है और वो हाईलाइट भी हो गई है। एक तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके मतलब फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, नुकसानात भी डेफिनेटली, कई चीज़ों में 2 नंबरी भी चलती है और वो बाकी मामलात भी होते हैं, वो हो गई है। दूसरा ये है कि इस वक्त ज़रूरत है, जिस तरह अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करते हैं और हम ये देखते हैं कि जो ममालिक तरक्की कर रहे हैं, जिसमें मतलब इंडिया की बात करें, चाइना की करें, तो इन लोगों ने कॉन्सेप्ट को बदला है। वो लोग डिग्रियों से प्रैक्टिकल की तरफ आए हैं। अब उस प्रैक्टिकल की तरफ वो कहते हैं कि जब हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी या कॉलेज से निकले तो उसके हाथ में कोई ना कोई हुनर हो, बजाय इसके कि उसके बाद डिग्री हो। अब यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान में ये कर लेते हैं, आपको भी एक्सपीरियंस होगा, मुझे भी होगा, कि आप अगर किसी प्लम्बर को फोन करते हैं, किसी एसी वाले को करते हैं, तो वो कहते हैं ये 3 दिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 3 दिन बाद आऊंगा, मैं 2 दिन बाद आऊंगा और मैं इतने पैसे लूंगा। आप और हम लोग मजबूर हैं कि हमने वो काम करवाना होता है। मैं भी बहुत परेशान हूँ आजकल। अब ये देखिए ना, अब हमारे ये हो गया कि हमें पढ़ा दिया गया कि हमारे बच्चे ने पढ़ लिख के बाबू बनना है, हमारे बच्चे ने पढ़ लिख के बड़ा अफसर बनना है, हमारे अगर वो जिम्मेदार है तो उसने लैंडलॉर्ड बनना है। हमने ये कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया कि बेटा हाथ से रोजी रोटी करनी है, हाथ से कमानी है और कोई हुनर या स्किल्स को लेके आना है। तो इस हवाले से आजकल इदारे भी बहुत ज्यादा मौजूद हैं, बल्कि वो खुद पैसे भी देते जाते, स्किल्स प्रोग्राम चल रहे हैं, वो लोग महाना बेसिस पे पैसे देते, कहते हैं एडमिशन भी लें, हमसे सीखें भी और ये करें। तो थोड़ा सा हमें सोच को बदलना पड़ेगा, हमें चीजों को बदलना पड़ेगा। बीए के एडमिशन हो रहे हैं, सलमान भाई लड़के को मैं मिला हूं, मैंने कहा आप एडमिशन ले रहे हैं, किस सब्जेक्ट में ले रहे हैं? उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता, जिसमें दाखिला मिल गया ले लूंगा। भाई आपने कुछ सोचा है, आपने करना क्या है? यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि ये बड़ा फुकदान है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पर ना हमारी फ्यूचर प्लानिंग नहीं है। हमारे माँ बाप कहते हैं, हम है लाइलग, अगर आपका बच्चा जो है वो डॉक्टर बना है ना, मैं अपने बच्चे को भी डॉक्टर बनाऊंगा। अच्छा जी, बहन का बेटा जो है वो अगर सीएसएस का पेपर दे के बैठा हुआ है तो जी मैं भी मुकाबले में ना अपने बच्चे को सीएसएस का पेपर। ओ भाई, हर चीज एक बंदे में नहीं मौजूद। अच्छा, फिर दूसरी बात यह कि आपने जो बात की थी कि जी हमें स्किलफुल होना चाहिए, मैं इस चीज से तायद करूंगा आपकी बात की कि आपका जो हुनर है ना आसमा, वो आपके साथ कब्र तक जाना है। बिल्कुल ऐसे। अब आप मुझे एक बात यह बताएं कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं हेयर ड्रेसर हूं, ठीक है, मुझे हेयर ड्रेसिंग आती है, मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा ना, मेरे बच्चे अगर मुझसे नारमा सलूक करके मुझे घर से बाहर भी निकाल देते हैं, तो फिर मैं अपनी कहीं भी छोटी सी एक दुकान बनाकर मैं अपने 2 वक्त की रोटी खा सकता हूँ। ये तो हकीकत है कि जिसके हुनर वाले हाथ है ना वो कभी मगर पीछा आप नहीं ना इसके करता। साथ एक और भी तो चीज है ना फिर, कि हम जरा सा हुनर हमारे अंदर आया नहीं, हमने अपने आप को एंजो फरारी समझ लेना है कि जी हमने अब फरारी बना देनी है जी, हमने अपनी फैक्ट्री लगा लेनी है जी। और होता क्या है, वो फैक्ट्री लगाने के लिए पाकिस्तान में तो कुछ रखा ही नहीं, चलो बाहर, ठीक है, यहां से डिप्लोमे करो और बाहर जाओ। भाई पाकिस्तान के अंदर आप रुके, मगर उसके रुकने के लिए हुकूमत को यहां पर मौके पैदा करने पड़ेंगे। हुकूमत मौके पैदा करेगी, अच्छी पेश देगी, तब जाके जो हुनर वाले लड़के हैं या लड़कियां हैं वो हमारे मुल्क में टिकेंगे और फिर ही मुल्क आगे तरक्की कर सकेगा। ये बात है। सलमान भी तो एक स्टेप ये भी हमने करना है कि हमने बच्चों की सोच को भी बदलना है, बिल्कुल कि ऐसी स्किल्स है। की तरफ हमने लेके हाँ। आना है और हमने चलना है। वाले चाहता बच्चा डॉक्टर बने, हाँ। अम्मा कहती है मेरा बेटा इंजीनियर बने, वो बच्चा खुद आर्टिस्ट है, वो बच्चे की जो सलाहियत है ना वो दब जाती है बड़ों की ख्वाहिशात में। इसीलिए हमारे एजुकेशन के मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, बच्चों के साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा है। और फिर वही बात आ जाती है कि जब ये चीजें हम जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम दिया था, क्योंकि ये कहते हैं ना ये इश्यूज इस तरह के हैं कि हम इन पे जितनी बात करें वो कम। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहे। सलमान, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे मैं आज का दिन आपको मुबारक करता हूँ, आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे और हंसते मुस्कुराते गुजरे और पूरा साल आने वाला जो है वो इसी तरीके से आप हमें मुस्कुराती हुई नजर आए। आमीन जी, इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला बस खैर करे, आसानी वाला मामला होगा सबके लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसके साथ ही नाजरीन अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी इंजीनियर जहांजेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इसके साथ जो है वो IT एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? सलाम। ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरी गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी सना लतीफ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फ्रीलांसर हैं, डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू। अच्छा जी, इन दोनों का वैसे आप लोगों को शुक्रिया, इन्होंने मुझे अचानक ऐसे सरप्राइज दिया बर्थडे का, तो ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे, आपको पता है कि हमेशा इस चीज़ पे बात होती रहती है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो क्या है, किस तरीके से जो है घर बैठे आप जो है ऑनलाइन कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, इस हवाले से भी कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म जो हैं वो आपके लिए बेहतर हैं। अच्छा, इसी के साथ फिर हम ये भी देखते हैं कि जहां ऑनलाइन काम बहुत अच्छे से हो भी रहा है, वहां पर फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा है। उसको किस तरीके से जो है वो रोका जा सकता है, या उससे आप किस तरीके से बच सकते हैं, क्या एहतियात करनी चाहिए, तो ये भी हम जो है वो सना से जानेंगे। ख़वातीन के हवाले से भी स्पेशली बात होगी, और फिर वहीं हम बात करेंगे जहांजेब से। इस टाइम जिस तरीके से हम बात करते हैं हर चीज़ को जो है ना, वो कहते हैं ना कहीं जिस तरह नाउमीदी, मायूसी नज़र आती है, स्पेशली हमारे जो नौजवान हैं, कोई चीज़ अगर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हो रही है, उस तरीके से जिस तरीके से हालात हैं, तो एक आप मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि अच्छा कोई ऐसा इंसान हो जो आपको एक पॉजिटिव आपको गाइड कर सके, आपको बता सके कि कौन सा रास्ता जो है वो आपके लिए ज़रा सही है, और आप उसको चुन कर जो है उस पर आप कामयाब हो सकते हो। तो सबसे पहले तो जहांजेब की जर्नी जानते हैं ना, जर्नी आपकी कैसी रही, इस हवाले से बताइए जहांजेब। जी, चूंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक चूंकि IT का है, तो IT में बेसिकली जो फ्रीलांसिंग का कंसेप्ट है ना, इसमें आपका बैकग्राउंड जरूरी नहीं है कि IT की फील्ड से हो। इस टाइम पूरे पाकिस्तान में, और मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के बाद 2019 के ऑनवर्ड अब पाकिस्तान 4th नंबर पे है ऑल ओवर द वर्ल्ड IT इंडस्ट्री में, और $7 to 8 मिलियन प्लस रेवेन्यू है इसका। तो उसमें फ़र्क इतना है कि IT इंडस्ट्री में कि ज़रूरी नहीं है कि आपका स्पेसिफिक बैकग्राउंड IT इंडस्ट्री से हो, खा वो कोई भी फील्ड है, आप उसकी इंटरनेशनल सर्विसेज दे सकते हैं। अब टोटली बेसिकली पाकिस्तान की जो करेंसी है PKR में है, इसमें डॉलर्स, पाउंड्स और करेंसी की फ्लक्चुएशंस की वजह से हम लोग बूस्ट कर रहे हैं। लाइक कोई भी सर्विसेज अगर पाकिस्तान में आप एक वेबसाइट बनाते हैं, लाइक 40 to 50,000 उसकी एक इनिशियल कॉस्ट आती है, तो वही वेबसाइट अगर आप एक गोरे को देते हैं या फॉरेन रेमिटेंस में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो आप वेरी इजीली 3 to 4 लाख चार्ज कर सकते हैं। और जहां तक आपने स्किल की बात की है, देखें स्किल का कोई भी है, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी डिग्निटी के साथ उसको करते हैं। फ्रीलांसिंग में हम कॉमनली 3 चीजें कोट करते हैं कि लाइक कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंट रहना है, और दूसरा जो स्कैम की आपने बात की है वो यही चीज है। आप लोग इस चीज को भी स्कैम समझते हैं कि 3 मंथ्स, देखिए 3 मंथ्स एक लर्निंग पीरियड है, इनिशियल पीरियड है जिसमें आपको एक स्किल को लर्न करना है। उसके बाद आपका एक यू कैन से गो थ्रू पीरियड स्टार्ट होता है, एक्सपीरियंस उसके बाद करते हैं, आप क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, फिर टाइम टू टाइम आपकी अर्निंग। ऐसा नहीं है कि $20,000 $10,000 अचानक आने लग जाएंगे और बूस्ट होगा। ये थोड़ा सा हमें मार्केट में अवेयरनेस लाने की जरूरत है, और आपके चैनल के तमाम नाजरीन को मैं ये चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि देखें कोई भी एक स्किल है, आपने डिजिटल मार्केटिंग की बात की जो इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग की, अगर हम 2024 की बात करें तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मार्केटिंग टॉप ट्रेंडिंग स्किल्स हैं। और जितने भी, क्योंकि आप देखते हैं कि इस टाइम डिजिटल वर्ल्ड है, हमारा कोई भी प्रमोशन है, कोई भी बिजनेस है, खा वो नेशनल लेवल पे है, खा इंटरनेशनल लेवल पे है, उसे बूस्ट की जरूरत है। और बूस्ट के लिए हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। तो सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोई एक स्किल सीखनी पड़ती है। अगर सपोज 3 मंथ्स में आप सीख भी लेते हैं, उसके बाद आपको क्लाइंट डीलिंग के लिए एक नॉर्मल पीरियड चाहिए होता है 1 to 2 मंथ्स, फिर क्लाइंट $200 $100 यहाँ से आपको बूस्ट पड़ता है, उसके बाद क्लाइंट्स आपको पे करने लग जाते हैं। और ये चीज़ मैंने अपने अक्सर स्टूडेंट्स में देखी है कि जब तक फर्स्ट अर्निंग स्टार्ट नहीं होती वो तब तक तो बड़ा यू कैन से कि बोरिंग एक फेज होता है, एक टेंशन का फेज होता है कि पता नहीं अर्निंग होगी भी, लेकिन इवन के मतलब फर्स्ट ऑर्डर अगर आपको $100 के भी आ गया ना, फिर आप सुकून से होते हैं, आप उतना कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते हैं। आपने मेरी जर्नी की बात की है, उसमें एक चीज़ चले मैं ये ऐड करता हूँ कि आई थिंक मैं नॉर्मली जो फर्स्ट मंथ की मेरी अर्निंग को 60 to 65,000 PKR में रुपीस थी, तो वहीं से वो फर्स्ट डे था मेरा बदला। फिर मुझे 17 आवर्स 18 आवर्स भी वर्क करना पड़ता था, तो ये होता था। और मेरी में ये एक पॉजिटिव फैक्टर कह लें या नेगेटिव फैक्टर कह लें कि मंथ में अगर लाइक 2 क्लाइंट्स मिलते हैं तो मैं रिलैक्स रहता हूँ। अगर मुझे ज्यादा वर्किंग आने लग जाती है तो मैं 3 टाइम्स अपनी वर्किंग को बूस्ट कर देता हूँ। क्योंकि फ्रीलांसिंग का जो कॉमन कंसेप्ट है, अगेन आपके नाजरीन के लिए, कि 1 to 2 ईयर्स अगर आप लगा लेते हैं तो आप इस लेवल पे आ जाते हैं, आप कभी भी वर्क खुद नहीं करते,
आप नीचे टीम बिल्डअप करते हैं। हमने देखे ना जितने भी रेवेन्यू जनरेट किया है, आप टीम से वर्किंग कराते हैं, 97% जो डॉलर्स की अर्निंग होती है वो आपकी पॉकेट में आती है। 3% वो तमाम फीमेल्स या गर्ल्स जो या बॉयज आपके अंडर काम कर रहे हैं तो उनको अर्निंग जाती है बेसिकली। तो बेसिकली अर्निंग और पर्सपेक्टिव यही है, मार्केट में यही अवेयरनेस देनी है कि इसमें कोई स्कैम नहीं होता, कोई फ्रॉड नहीं होता। स्कैम या फ्रॉड उस टर्मिनोलॉजी में होता है जहां आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्टअप के लिए जरी बात आपको वो तो एक अलग चीज है ना, लेकिन हम अपनी इस फील्ड में मैं 3 चीजें कोट करता हूँ कि फर्स्ट लर्न, कि आपको सबसे पहले लर्निंग करनी है, देन अर्न, फिर अर्निंग करनी है, देन आपने बिजनेस मॉडल की तरफ जाना है, देन आपने इन्वेस्ट करना है। तो ये जो लर्न, अर्न और इन्वेस्ट की स्टेज है, इनकी स्टेजेस हैं। आपको फर्स्ट स्टेज में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। हाँ, कुछ अनफॉर्चुनेट कहना मुनासिब नहीं है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, कुछ अदारे हैं, कुछ इस तरह के हैं कि जो आपको इन्वेस्टमेंट प्लान्स बताते हैं जो अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, शॉर्टकट की तरफ। अब हर बंदा जो है ना वो शॉर्टकट चाह रहा होता है। अच्छा, फिर शॉर्टकट की तरफ जाते जाते वो कहता है कि बस किसी तरीके से बस पैसा कमाना है, और फिर डॉलर्स की बात आ जाए तो फिर तो बंदा कहता है जितने डॉलर जाए वो कम है। सना से भी जानेंगे, सना आपकी जर्नी कैसी रही और आपने जब स्टार्ट किया, जाहिर सी बात है एक आजकल हम देखते हैं क्योंकि बच्चियों का इंटरेस्ट भी इस तरफ बहुत ज्यादा है, क्या कहना चाहेंगे? जी बेसिकली जो मेरी जर्नी का स्टार्ट था वो 2014 से था। मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। फर्दर फिर जब मार्केटिंग इनहेंस हुई, डिफरेंट कोर्सेज किए। जरूरी नहीं है कि आप लोग पेड कोर्सेज की तरफ जाएं, ठीक है? आपको यूट्यूब दे रही है, आपको कोर्सेरा दे रहा है, आपको पाकिस्तान में रहते हुए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे डीजी स्किल्स। अभी गवर्नमेंट के में मतलब बहुत से इनिशिएटिव लिए उन्होंने, ये PITB कोर्सेज करवा रही है लाहौर, डिफरेंट है, आप लोग कहीं से भी करें। और स्पेशली मैं उन लेडीज या उन बच्चियों की बात करूंगी जो डोमेस्टिक इशू की वजह से जिनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो बाहर नहीं निकल सकती, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा है अगर आपके पास एक PC है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, चाहे वो आपके पास लैपटॉप है या PC है, कोई भी हो, ठीक है? डोमेस्टिक इशू की वजह से उनको अलाउ नहीं करते कि आप लोग बाहर निकलें या कोई भी कोर्सेज करें, तो आप लोग ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर जाएं, कोर्सेज करें, ठीक है? मैं एक चीज बताना चाहूंगी अपनी बच्चियों को जो लाइक IT की फील्ड से हैं, जिनका बैकग्राउंड, जिनकी बेस IT की है, वो लॉन्ग कोर्सेज की तरफ जा सकती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा सकती हैं, वो मशीन लर्निंग की तरफ जा सकती हैं, ठीक है? लेकिन जिनका बैकग्राउंड IT से रिलेटेड नहीं है वो शॉर्ट कोर्सेज कर लें। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गई, और कंटेंट मार्केटिंग हो गई, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको हम SEO कहते हैं। डिफरेंट कोर्सेज हैं, 3 मंथ्स के, 4 मंथ्स के। उसको करने के बाद हम लोग कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ले लेते हैं, ठीक है? फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भी हैं, नॉन ट्रेडिशनल भी हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से ट्रेनिंग की, कहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद आपने कितना उसके ऊपर पोर्टफोलियो अपना बिल्डअप किया, ठीक है? पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के बाद आप लोग, जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप लोग क्लाइंट्स लें, आप लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है? जब वो कहते हैं डॉलर्स कमाने हैं तो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी तो करनी है। डॉलर्स भी हमारे पास आए और हम लोग मेहनत भी ना करें तो ऐसे तो नहीं देते ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान में रहते हुए बल्कि हम लोग इंटरनेशनल भी क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं और आपकी स्किल मैटर करती है। अगर तो आपकी बेस लाइन IT से है देन वेल एंड गुड, आप लोग बड़ी अर्निंग्स कर सकते हैं। अगर तो आपकी बेस लाइन IT की नहीं है, फिर आप छोटे शॉर्ट कोर्सेज की तरफ आए। शॉर्ट कोर्सेज करने के बाद उसको प्रैक्टिकल करें। जैसे आपको स्टार्ट में कंप्यूटर चलाना आता है तो आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है। डिफरेंट जितने भी कोर्सेज हैं आप इसकी सर्विसेज अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को दे सकती हैं, पाकिस्तान में लोकल क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकती हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैटर करती हैं। जो बच्चियां मैट्रिक से हैं या FA हैं, शॉर्ट कोर्सेज करें, जरूरी नहीं है कि पेड कोर्सेज की तरफ जाएं, वो यूट्यूब से करें, कोर्सेरा है उस पर जाएं, डीजी स्किल्स पाकिस्तान गवर्नमेंट इदारे करवा रहे हैं कोर्सेज, वो करें, उसकी प्रैक्टिकल वर्किंग करें, अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा सा इनहेंस करें। आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, घर में बैठ के करें। आपके पास एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, PC और लैपटॉप होना चाहिए। इवन आप देखें अब आज के दौर में हर बंदा इंटरटेनमेंट के लिए सेलफोन का यूज कर रहा है। इंटरटेनमेंट के अलावा आप लोग अर्निंग्स की तरफ भी इसको सिर्फ ये एंटरटेनमेंट के लिए यूज ना करें, ठीक है? बेसिकली IT बैकबोन है हमारी आज के दौर में। लोग IT की वजह से कहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज करें, जिस वजह से हमारा जो पाकिस्तान है वो थोड़ा सा पीछे है। हाँ, जी बिल्कुल। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी, आपके पास एक इंटरनेट हो, एक PC हो, अच्छा स्ट्रॉन्ग इंटरनेट हो, आपने कोई भी ऑनलाइन कहीं से भी स्किल लें, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब से ले लें, आप डीजी स्किल से ले लें, फर्दर डिफरेंट कोर्सेज एंड डिफरेंट वेबसाइट्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, वहां से आप ट्रेनिंग लें। फिर आप किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर आती हैं, वहां पे आप जो क्लाइंट्स हैं वो जॉब देते हैं, ठीक है? जॉब देते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करती हैं, पोर्टफोलियो दिखाने के बाद वहां से आप अपना काम ले सकती हैं। सही। अच्छा, इसके लिए आप क्या समझती हैं, एजुकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए?
चाहिए कितनी मैटर करती है। जिस तरह से आपने कम्युनिकेशन स्किल की बात की है, जाहिर सी बात है अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे कोई क्लाइंट बनाना है तो उसके लिए आपको इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर जिस तरह ट्रेनिंग की और स्किल्स की बात हो रही है, ये भी तो हमें नहीं पता होता ना। आजकल जिस तरीके से हम देखते हैं कि इसको लेकर बहुत सारे इस तरह के इदारे, इंस्टीट्यूट्स बना दिए गए हैं जहां पर आपको बहुत सुनहरे ख्वाब भी दिखाए जाते हैं। अच्छा, वो एक ही दिन में आपको ऐसा ख्वाब जो है वो तस्वर में लाते हैं कि बस आप रातों रात जो है ना वो भाई आप अमीर बन जाएंगे। तो जब वो चीजें नहीं हो पाती या वो चीजें आप नहीं सीख पाते, टेक्निक्स नहीं सीख पाते, तो बहुत सारे नौजवान बच्चियां भी स्पेशली वो बहुत जल्दी उस चीज से जो है ना वो आउट हो जाती हैं और नाउमीदी की तरफ चली जाती है। जी, मैं आपको बताऊं, देखिए अब हम लोग 16 ईयर एजुकेशन करते हैं, 18 ईयर एजुकेशन करते हैं, हमें अपने फ्यूचर का नहीं पता कि 16 ईयर एजुकेशन के बाद हमें अच्छी जॉब भी मिलेगी या नहीं, या 18 ईयर एजुकेशन के बाद हमें अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं। जब हम लोग फ्रीलांसिंग में आने का तस्वुर करते हैं, देखिए जब भी एज अ स्टार्टर फ्रीलांसर मैं उनको बताती चलूं, जब भी आप लोग इनिशिएटिव लेते हो कि हमने फ्रीलांसिंग करनी है, कोई डिजिटल स्किल लेनी है, तो ऐसे नहीं है कि आपने रात ही रात अमीर हो जाना है या फिर आपने कोर्स स्टार्ट किया 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आपको अर्निंग शुरू हो जाएगी। देखिए जो डॉलर्स कमा रहे हैं ना, आप उनकी सक्सेस तो देख रहे हैं लेकिन आप उनका फेलियर नहीं देख रहे कि वो कितनी दफा फेल हो के उनको सक्सेस मिली है। जी फलाने टीचर हैं वो इतनी अर्निंग्स कर रहे हैं, फलाना ट्रेनर है वो इतनी अर्निंग कर रहे हैं, हम भी आएंगे तो हम लोग अर्निंग शुरू कर देंगे। नो डाउट अर्निंग्स हैं, लेकिन अर्निंग के साथ आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना होता है। जहां पे आप लोग 16 साल 18 साल 20 साल एजुकेशन करते हैं, आपको कोई अपना फ्यूचर नहीं पता कि आपने बाद में आपको अच्छी जॉब भी मिलनी है या नहीं। Why we came jump into freelancing platform and we say that कि नहीं अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है, 2 महीने किया, 3 महीने का कोर्स किया, देखिए 3 महीने तो लर्निंग प्रोसेस है, उसके बाद आपने प्रैक्टिकल वर्क भी करना है, प्रैक्टिकल वर्क के बाद आपने अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड करना है। आपके पास पोर्टफोलियो होगा तो कोई लोकल क्लाइंट या इंटरनेशनल क्लाइंट आपका पोर्टफोलियो देखेगा, उसके बाद आपको हायर करेगा। हम लोग 3 या 4 महीने कोर्स करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमें तो जॉब मिली नहीं है, हमें तो कोई क्लाइंट मिला नहीं है, हमने तो कोई पैसे कमाए नहीं है, लिहाजा ये स्कैम है, ये फ्रॉड है। देखिए आप उनकी सक्सेस स्टोरी देख रहे होते हैं, आप उनके फेलियर्स नहीं देख रहे होते। एक जो फ्रीलांसर है उसको सबसे पहले थोड़ा सा पेशेंस करना है, कंसिस्टेंसी तो करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ पेशेंस करना है और हार्ड वर्किंग भी करनी है। ठीक है, क्योंकि जो अमेरिका है उसके जो टाइम है वो हमारे एक बिल्कुल ऑपोजिट है। अब अमेरिका में दिन है तो यहाँ पे रात है, अमेरिका में रात है तो यहाँ पे दिन है। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिका टाइमिंग हमें थोड़ी सी रखनी पड़ती है, रात को थोड़ा सा जागना पड़ता है। अच्छा, मोस्टली आईटी वाले जो है वो रात को रातों को जाग रहे होते हैं। अभी मैं नहीं सोई, पूरी रात जाग के अभी इधर आई हूँ और उसके बाद मैंने सही। अच्छा, एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बस सलीम साहब क्या कहना चाहिए? जी, मुल्तान से आप चाहता हूँ, मैंने इनसे पूछना है कि ये जो बहुत सारी हैं जो देहात में रहती हैं और वो इतना पढ़ी लिखी नहीं होती, लेकिन उनके पास इनकम है, अगर वो अपने कारोबार को करना चाहती हैं तो वो कौन सा कारोबार करें जो उनके लिए मौजूद हो, नुकसान भी ना हो उसमें, और वो अपनी नजर से अनपढ़ भी होती है, आप जानती भी, और उनके पास इनकम भी होती है, तो कोई ऐसा कारोबार बताया जाए ताकि उनके लिए नुकसानदेह भी ना हो और उनके लिए करने में, वो काम करने में आसानी भी हो। तो ये थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। जी, सबसे पहले ये बताएं कि बच्चियां पढ़ी लिखी कितनी हैं, उनकी एजुकेशन क्या है? मेरे ख्याल में जो देहात की खवातीन होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा 5-4 पढ़ी होती हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ी होंगी तो 8वीं 10वीं तक होती हैं, वो भी कम होती हैं, लेकिन ज्यादातर 2-3-4 में इतनी पढ़ी होती हैं। जी, बेसिकली जो मिडिल हैं या फिर मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा सना, इनका जवाब जो है ना हम डिटेल से देंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर मौजूद थे, वो ये जानना चाह रहे थे कि जो स्पेशली देहात में ख़वातीन मौजूद होती हैं, उनके पास अगर स्किल्स हैं, वो काम करना चाहती हैं, इन्वेस्टमेंट भी है, तो वो उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से उनको लॉस भी ना हो, ये भी हो जाते हैं। जी, देखिए पहले तो आपको ये है कि आपने अगर किसी भी आपको ई कॉमर्स पे आना चाहिए अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है। अमेजोन पर आ जाएं, शॉपिफाई पर, ईबे पर, लेकिन अमेजोन, शॉपिफाई और ईबे पर आने से पहले आपको उसकी मार्केटिंग का आइडिया होना चाहिए, आपको उसकी एनालिसिस का पता होना चाहिए कि आपने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किस तरीके से करना है। ठीक है, आपके पास इंटरनेट भी अच्छा हो और आपके पास एक पीसी हो और आपको ये पता हो कि आपने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर
वर्किंग किस तरीके से करनी है। आप लोग किसी छोटी प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। बेसिकली मैं ये बोलूंगी कि आप पहले यूट्यूब के ऊपर या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके देखें कि आपने उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज किस तरीके से करना है, प्रोडक्ट हंट किस तरीके से करना है, लिस्टिंग किस तरीके से करनी है, सोर्सिंग किस तरीके से करनी है। ठीक है, जो बच्चियां हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं वो एज ए वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज भी दे सकती हैं। अगर वो अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही हैं या फिर अपना बिजनेस करना चाह रही हैं तो उस बिजनेस को पहले समझें कि आपने उस बिजनेस की मार्केटिंग किस तरीके से करनी है और अपने बिजनेस को इनहेंस किस तरीके से करना है। सारी मार्केटिंग टूल्स देखने के बाद और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को फॉलो करने के बाद फर्दर फिर आप लोग उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करें और अपनी कोई प्रोडक्ट किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लेके आए तो आपको लॉस नहीं होगा। देखें, किसी भी चीज पे जंप करने से पहले उस मार्केट को आपने एनालिसिस लाजमी करना होता है। ये बड़ा ज़रूरी भी होता है। और फिर जाहिर सी बात है कि मैं अभी हम ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे कि ये आईटी जो है ये बेसिकली एक ऐसा समंदर है, हम इसमें जितना डूबते जाएंगे जितना वो, और आज सीखने की मराहिल है इसमें बहुत सारे, आपको नई से नई चीज सीखने को मिलेगी। तो वो ये तमाम चीजें, क्योंकि अब एआई का जिस तरह से दौर चल रहा है, जिद्दत आ रही है, तो उसी तरीके से चीजें भी हमारी चेंज हो रही है। अब आईटी वाहिद एक ऐसी फील्ड है जो हम लोग घर बैठ के जिसे कमा सकते हैं। कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसे हम लोग घर बैठ के कमाएं, बट आईटी वाहिद ऐसी फील्ड है जिसे हम लोग घर बैठ के कमा सकते हैं, लेकिन आपको उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप आईटी बेस, आपकी बेस आईटी है देन वेल एंड गुड। अगर बेस आईटी नहीं है तो उससे पहले ये है कि आपको थोड़ा सा गो थ्रू करना पड़ता है, आईटी के शॉर्ट कोर्सेज करने पड़ते हैं। सही जी, ये जरूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि जाहिर सी बात है हमारे यहाँ जो है ये तमाम चीजें आईटी को लेकर बहुत ज्यादा लोग परेशान भी हो जाते हैं, वही सेम चीजें कि क्या चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, कौन से प्लेटफॉर्म जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो कॉलर आपके थे इनकी मैं अटैच करना चाहूँगा, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड 4th and 5th है। फिर एआई के नाम से हम लोगों ने भी स्टार्ट किया, बाकी भी कुछ फिल्म करवा रही हैं, अदारे करवा रहे हैं। किड्स एआई में 2 तरह के लोग हैं, एक तो 4th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 4th से लेकर मैट्रिक तक हैं, किड्स एआई टेक्नोलॉजी उन्हें करा रहे हैं। इसमें अच्छा कुछ हमारे जूम सेशन में हाउस वाइफ्स भी हैं जो लोग मीन के उनके पास टेक्नोलॉजी, जिस तरह मैडम ने भी जिक्र किया कि टेक्नोलॉजी का अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आप किड्स लर्निंग का बेसिकली हमने ये रिप्लेसमेंट क्यों निकाला कि नौजवान जितने भी हमारे किड्स हैं, आप देखते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें खाना खिलाने के लिए, कोई चुप कराने के लिए, कुछ भी कराने के लिए उन्हें हमें मोबाइल फ़ोन एंड्रॉइड सेल प्रोवाइड, इवन के रात को सुलाने के लिए, तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाने के लिए हमने उसी मोबाइल फ़ोन, अगर आपके पास एंड्रॉइड सेल है और इंटरनेट अच्छा कनेक्शन है तो उन्हें हम टेक्नोलॉजी की तरफ लाते हैं। ये तो आप जो कहते हैं इंटरनेट का अच्छा कनेक्शन है तो याद आ जाता है यार आजकल इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा पाकिस्तान में। बिल्कुल। और इसका रिसेंटली जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा लॉस बेयर किया है। हम फाइबर प्लेटफॉर्म की बात करें, फाइबर प्लेटफॉर्म एक इंटरनेशनल मार्केट में देखें ना, सबसे ज्यादा रेमिटेंस फाइबर के थ्रू आ रही थी पाकिस्तान में। अब फायरवॉल की वजह से इतने ज्यादा अकाउंट सस्पेंड हुए तो पाकिस्तान को काफी चीजें बेयर करनी पड़ी। कुछ चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स फायरवॉल का फायदा है, उसमें हमारी टेक्नोलॉजी का फायदा है, लाइक हमारी रेमिटेंसेस का फायदा है, फिर हमें कुछ अपने मुल्क के लिए भी सोचना होता है, तो लॉन्ग टर्म में नो डाउट वो एक बेनिफिट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में लॉस होता है जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मोहम्मद शकूर खान इस खैर से बात कर रहा हूँ। जी जी, आपका ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत बड़ी आप अवेयरनेस दे रहे हैं स्पेशली स्टूडेंट्स को, मेल एंड फीमेल। जी बहुत तो शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन ये होगा कि इसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं तो वालिदैन का बोझ कम करते हैं, दूसरा आपकी कंट्री में रेमिटेंसेस आते हैं, तो एक तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स है जो भी पाकिस्तानी इसमें वर्क कर रहा है उनको टैक्स फ्री किया जाए, किसी किस्म टैक्स उनको कोई बर्डन ना हो, बल्कि उनके लिए फैसिलिटेट किया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा अर्न करें, क्योंकि आपका पैसा जब डॉलर्स की सूरत में या पाउंड्स की सूरत में आपकी कंट्री में आता है तो ये मुल्क का बेनिफिट है। आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जब पाकिस्तान बना 6 करोड़ आपकी पॉपुलेशन थी, फिर बांग्लादेश 1971 में अलहदा हुआ, आज आप 25 करोड़ हैं, तो पाकिस्तान के पास तो वसाइल हैं लेकिन उनको बरूए कार नहीं लाया गया, हमारे डैम्स नहीं बने, डैम बन जाते, आपका एक जरी मुल्क है तो आप कहाँ होते। तो मैं समझता हूँ उसको जितना आपका चैनल्स प्रोमोट कर रहा है और भी चैनल्स को चाहिए ये चीज प्रोमोट करें, और स्टूडेंट्स का जो टेलीफोन का सेल का इस्तेमाल है पॉजिटिव, कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि उसका इस्तेमाल का उसके बारे में आपकी थिंकिंग अच्छी या बुरी होती है। जब आप उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे ना सिर्फ कंट्री का फायदा होगा, वालिदैन का फायदा होगा और बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग होगी, कंपटीशन आएगा, वो अच्छा ड्रेसेस, अपनी फीसें, अपना बोझ खुद उठाएंगे। बहुत शुक्रिया जी आपकी राय का।
जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ जो है वो सबसे पहले बात यही आती है कि जिस तरीके से बच्चे अर्निंग कर रहे होते हैं वो यही होता है कि यार माँ बाप का चलो जी कुछ बोझ हल्का हो गया कि पेरेंट्स के हवाले से। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ मुल्क की सतह पर देखें तो उस तरीके से हर बंदे को नौकरी नहीं मिल सकती, हमने इस चीज को भी आगे लेके चलना है, ऐसे ही बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, हर बंदा चाहता है कि एक अच्छी नौकरी हो, एक अच्छी अर्निंग हो। अगेन आपने नोटिस किया होगा ये सेकंड कलर का सेम क्वेश्चन है। सेम, हाँ जी बिल्कुल। कि हम अपने जो नस्ल है, अब देखिए ना पाकिस्तान में जो एक कितने गैप है, लोग हमारे नौजवान यहाँ से चले गए। बिल्कुल, आप पॉपुलेशन देखें मेरे ख्याल 25-26 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। इस टाइम जो फ्रीलांसर का हमारे सर्वे है मैक्सिमम 25 लाख फ्रीलांसर्स हैं। और गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। आप जानती हैं कि सऊदीया के लिए कितनी हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही होती है $2 मिलियन के लिए। ये नो डाउट पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस पर वर्किंग कर रही है। आप जिस तरह ये कहते हैं गवर्नमेंट को चाहिए, तो अभी भी रिसेंटली अभी डेब्स PITB के पोर्टल पे ओपन है। पंजाब गवर्नमेंट ने, CM पंजाब ने 45,000 स्कॉलरशिप्स ये पंजाब के लिए लाए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल के थ्रू उनको ये सर्विसेज दी जाएंगी। सही। और उसमें आप थोड़ा सा ये है कि एक डिफरेंशिएट हमें लाजमी करना चाहिए। उसके लिए मिनिमम आपकी जो कंडीशन है वो ग्रेजुएशन होना लाजमी है। जो किड्स का कंसेप्ट जिस तरह मैंने बताया ना, उसमें हाउस वाइफ आ जाती हैं, उनको ई-कॉमर्स की जगह स्टार्टअप में हमें उनको मोटिवेट करने की जरूरत है कि फर्स्ट जिस तरह आपने कहा ना वो स्कैम हो जाता है और आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है प्रोडक्ट हंटिंग में, लिस्टिंग में, इस पूरा प्रोसेस से गुजरने के लिए। उसको ये कि फर्स्ट स्किल जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, इनको एक शॉर्ट स्किल की तरफ आना है, एक शॉर्ट स्किल सीखनी है, वहां से उन्हें अर्निंग करनी है, फिर अपने आप को आगे प्रमोट करना है। और जिस तरह अगेन मैंने आपको बताया कि जिस तरह गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अगेन इस पे वर्किंग करने की जरूरत है। गवर्नमेंट जिस तरह पेपाल है, इंटरनेशनल कंट्रीज में 190+ कंट्रीज में पेपाल है, पाकिस्तान में स्टिल पेपाल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। तो मैं रेमिटेंसेज लाने में, और अगेन एक और चीज में मैं मजीद ऐड करता जाऊँ कि पाकिस्तान में 50% रेमिटेंस आ रही है इस टाइम। ये जो $7 to $8 बिलियन आ रहे हैं, ये 50% है। हमारे बेशुमार वाइज अकाउंट्स हैं, पेपाल अकाउंट हैं। तो पाकिस्तानियों ने रीजन ये है कि आप पाकिस्तान से बैठे किसी क्लाइंट को बाहर, या आपने कोई प्रोडक्ट US में, जॉर्जिया में, न्यूयॉर्क में कुछ भी अगर ब्रांड अपना लॉन्च करना है, आप उसे डॉलर्स में पेमेंट ही नहीं कर सकते। बिकॉज हमारे रूल्स में ये चीज आती है कि आप अपनी यू कैन से कि अपने जितने रिलेटिव्स हैं या आपके विद इन फैमिली आप रेमिटेंस सेंड कर सकते हैं। तो इस चीज को देखते हुए जारी बात है कि आपको मुश्किलात भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। गवर्नमेंट को जी इनिशिएटिव इसलिए लेना चाहिए कि पेपल की जैसे जहाँ बात कर रहे थे, पेपल पाकिस्तान में अलाउ इसीलिए नहीं है कि हम लोग डॉलर्स तो ले आए, लेकिन आपको पाकिस्तान से बाहर डॉलर्स ले जाने की परमिशन नहीं है। तो जाहिर बात है जब हम लोग डॉलर्स को लेकर आए और पाकिस्तान से बाहर हम लोग डॉलर्स ले के जा ही ना सकें किसी भी बिजनेस पर्पज के लिए, तो मतलब गवर्नमेंट से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस पे इनिशिएटिव लें। आपकी IT बैकबोन है फ्यूचर में भी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इस पे मजीद भी बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा सवाल है जी सर जहांजेब से। जी मैंने ये पूछना था कि आमतौर पर जो क्लाइंट्स हैं उनको कैसे तलाश करते हैं और इनके साथ ताल्लुकात किस तरह से बरकरार रखते हैं कि वो कॉन्टिन्यूसली उनको वर्क दें या कॉन्टिन्यूसली प्रोजेक्ट दें। आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन ऐड किया। अब एक चीज तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि एक स्किल सीख ली है। अब प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में यूज हो रहे हैं, वो फाइवर यूज हो रहा है, अपवर्क यूज हो रहे हैं, freelancer.com में, पीपल पर आ रहा है, guru.com में। बट अगेन टॉप ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म में तो फाइवर एंड अपवर्क है। बट उसमें आपको 3 मंथ्स के बाद एक 1 to 2 मंथ्स का पेशेंस है, फिर क्लाइंट आपके साथ डील करता है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, जो इस टाइम दुनिया में टॉप ट्रेंडिंग स्किल है, या सोशल मीडिया की बात करें, वहां से आप अर्ली टाइमिंग में एक क्लाइंट को ग्रैब कर सकती हैं। और क्लाइंट आपका जरूरी बात है, हम लोग पाकिस्तान और इंडिया इस तरह की जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां से अवॉइड कर रहे होते हैं। हम इंटरनेशनल पाउंड्स में डील करते हैं, डॉलर्स में डील करते हैं। जिस तरह मैंने वेबसाइट का जिक्र किया है कि एक क्लाइंट को, अच्छा मेरे से अक्सर ये चीज जिक्र हो रही होती है, अक्सर जितने भी मैं शोज पे की हूँ या मेरे स्टूडेंट्स जिक्र कर रहे होते हैं कि भाई पाकिस्तान कोई अब US का गोरा आपको क्यों हायर करेगा, आप में ऐसा क्या इंटेलेक्चुअल है? उसकी देखें 2 रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हमने उसकी असेसमेंट्स करवाई हुई हैं, उसके हमने डिफरेंट टेस्टिंग में इंक्लूड किया हुआ है। और UT लॉ जिस तरह मेरा एक बैकग्राउंड है IT की फील्ड से, तो उसमें यही है कि आपको क्या करना पड़ता है क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए। अगर क्लाइंट $300 का एक प्रोजेक्ट देता है तो वहां पे उसको $1000 पे करना पड़ता है US में। तो उससे कॉस्ट सेविंग भी हो रही है इसके साथ साथ, और दूसरा ये, और उससे ऑफ कोर्स क्वालिटी वर्क मिल रहा है। जिस तरह आप देखते हैं टैलेंट हमारे में है, हमारे पास जितना टैलेंट पाकिस्तान में, और खासतौर पे आप चूंकि ये आपका चैनल जनूबी पंजाब में बहुत ज्यादा वर्किंग कर रहा है, तो लोअर पंजाब में आपकी क्रीम ऑफ द स्टूडेंट्स हैं। आप देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में आप देखते हैं कि सिंध में KPK से ज्यादा पहला नंबर एजुकेशन सेक्टर में पंजाब का आता है। तो पंजाब में आप देखते हैं कि जो मुल्तान हो गया, DG का बोर्ड्स हो गए, यहाँ के बच्चे टॉप रैंक होते हैं। और यही आपके बच्चे मेडिकल यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में, किंग एडवर्ड्स में और यूटी लाहौर और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में नर्स में जाते हैं, तो हमारे पास टैलेंट है, करीम है, हम क्लाइंट्स को भी जस्टिफाई करते हैं, लेकिन उनको शॉर्ट टर्म में करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए एक तो आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। अब जिस तरह इंटरनेट स्लो होगा तो जरी बात, अब क्लाइंट समटाइम अपवर्क की बात करूं तो पर आवर पे कर रहा है आपको क्लाइंट। तो अगर आपका इंटरनेट स्लो होगा तो जो आपने 10 घंटे में काम करना है, अगर आप उसे 18 घंटे में करके दे रहे हैं तो उसने तो इशू रेज करना है ना, मतलब उसको डबल कॉस्ट पे करनी है इस चीज की। तो मजीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, क्योंकि हमारी जो घर बैठी खवातीन हैं, जो बच्चियाँ आपको देख भी रही हैं सना, जाहिर सी बात है कि इस टाइम जो है सबसे मेन देखते हैं कि हमारे एजुकेशन के भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने ये भी देखना है कि हमने अपने आप को जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग करना है। एम्पावरमेंट की बात करें तो एक खातून के लिए बड़ा ज़रूरी है आज के दौर में कि वो अपने आप को जो है वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके और अच्छा कमा सके, ताकि वो अपने घर के सिस्टम को भी बेहतर कर सके। इस हवाले से आप कुछ ऐसे जो है वो 3 प्लेटफॉर्म जो आप समझती हैं कि बेसिक और ज़रूरी हैं, उन पर उनको काम करना चाहिए ताकि वो अपना जो है वो इसको स्टार्ट कर सके। जी देखिए, जहाँ तक मैं स्किल्स की बात करूँ, वहाँ पे डाटा एंट्री, आपको और कोई काम भी नहीं आता, टाइपिंग जॉब्स तो होती हैं, डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे भी होती हैं, लोकली भी अगर आप फेसबुक पर जाके देखती हैं तो डिफरेंट लोग होते हैं जहाँ पे उनको वर्क चाहिए होता है, उनको पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्ट करना है, वर्ड टू एक्सेल में कन्वर्ट करना है, या उनको पेजेस को टाइप करवाना होता है। आपको कुछ भी नहीं आता तो कम से कम आप डाटा एंट्री की स्किल ले लें यूट्यूब के ऊपर, मैक्सिमम विद इन 1 मंथ में आप टोटली डाटा एंट्री सीख जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आप लीड जनरेशन सीख लें, वो भी अकॉर्डिंग टू डाटा एंट्री आपने लीड्स जनरेट करके देनी होती हैं। ठीक है, डाटा एंट्री हो गई, लीड जनरेशन हो गई और कंटेंट राइटिंग हो गई। अब जैसे कि एआई आ गई है, एआई से डायरेक्ट आप अपना कंटेंट लिखवाएं, उसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली उसको ह्यूमन में कन्वर्ट करें, उसके लिए भी डिफरेंट टूल्स भी हैं और डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी हैं। उसके बाद आप किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जंप करें और उसकी सर्विसेज दें, चाहे वो ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है या नॉन ट्रेडिशनल है। वहां पे क्लाइंट्स ने जॉब पोस्ट की होती है कि हमें डाटा एंट्री का काम करवाना है, जस्ट आपने उसका सिंपली कवर लेटर देना है, चैट जीपीटी से कर लें। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, चैट जीपीटी से हेल्प आउट कर लें, उसका कवर लेटर दें, उसका पोर्टफोलियो बना के आप जस्ट उसको दें, वहां से आप अपनी जॉब पिक करें। इसके लिए ये है कि पहले आप इनिशिएटिव तो लेना, आपके पास एक स्ट्रांग इंटरनेट हो, एक लैपटॉप हो, लैपटॉप नहीं भी है तो पीसी ले लें, पीसी के साथ आप स्टार्ट करें, लेकिन करें सही करें ये वैसे जरूरी है। अच्छा, आप क्या बताना चाहेंगे, आप क्या मैसेज देंगे? अच्छा, आपने शॉर्ट स्किल्स की बात की है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अगेन वही बात करूंगा। अगर हम देखें ग्राफ तो आने वाला जो दौर है या 2030 तक, जिस तरह मैंने बताया पहले, 2027 में इंशाल्लाह हमारी कंट्री जंप करके 2nd नंबर पे आ जाएगा। पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा डॉलर्स कमाने वाली कंट्री और जो सबसे ज्यादा टॉप ट्रेंडिंग पे इंशाल्लाह वेरी सुन आप पाकिस्तान को देखेंगे। और नंबर 1 पे आप गूगल कर लें कहीं भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है। अच्छा, एआई को देख के हम कहते हैं शायद कोई इसमें प्रोग्रामिंग है, बैकएंड पे हमें बहुत कुछ भी नहीं करना आपको। सिंपल में अगर चैट जीपीटी की, अगर आप चैट जीपीटी सिंपल अपने एंड्रॉइड सेल में इंस्टॉल करते हैं, तो इवन कई रिसेंटली ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज पहले हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने अपनी कोर्ट का डिसीजन है वो चैट जीपीटी से हेल्प लेके किया है। उन्होंने पूरा एक मतलब यू कैन से कि केस की लाइन है। इस तरह आप अपने बच्चों को हमारे जो है ना तमाम सिस्टम जो है ना वो चैट जीपीटी यही बेस हो जाएंगे। इवन के मैंने रिसेंटली मेंशन नहीं करना चाहिए, लेकिन एक लास्ट टाइम एक टॉक शो पे गया तो उन्होंने पूरा अपना स्क्रिप्ट जो बनाया हुआ था, जितने भी क्वेश्चंस लिए हुए थे वो चैट जीपीटी से, एआई से लिए हुए थे। तो आप सबसे ज्यादा जो टॉप ट्रेंडिंग पे अगर आप फ्यूचर देख रहे हैं तो वो एआई का है कि 2030 का, आने वाले सालों का। नंबर 2 पे जो स्किल आप मैं बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड है। ठीक है, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कर लें। और 3rd नंबर पे जिस तरह मैडम ने कहा कि डाटा एंट्री की कर लें, या इसके साथ आप ये कि शॉर्ट स्किल ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, इस तरह के आप एक शॉर्ट स्किल्स को सीख सकते हैं कि जो 3 मंथ्स है, एक बेसिक लर्निंग पीरियड है। तो उसमें अगर आप, हाँ एक चीज जरूर है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एआई भी करेंगे तो आपको क्लाइंट ढूंढने के लिए डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। वहां से भी आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, वहां पे भी आपको समहाउ एड्स रन करनी पड़ती हैं, फिर इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन करने पड़ते हैं, वहां से क्लाइंट्स आपको खुद अप्रोच करते
करते हैं, आप उन्हें प्रपोजल सेंड करते हैं, उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन होती है। तो अगर फाइवर अपवर्क की बात करूं वो तो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, नो डाउट वहां आपको टैक्स पे करना पड़ता है, बट म्यूचुअल दोनों साइड पे सेफ हैंड होता है। क्लाइंट के पास भी सेफ हैंड होता है कि वो आप उनके डॉलर्स को नहीं मतलब विड्रॉ कर सकते। 15 डेज का एक यू कैन से विड्रॉल पीरियड होता है, और इसी तरह आप भी सेफ हैंड पे होते हैं। क्लाइंट पहले थर्ड पार्टी को पे करता है, देन आपको पे होता है। एक बेसिक जो 20 to 25% एक रिचार्ज अमाउंट होती है जो थर्ड पार्टी चार्ज करती है। अगर आप डायरेक्ट क्लाइंट की बात करें, अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू अगर आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट आता है तो उस पर भी डिपेंड करता है। मेरे बेशुमार क्लाइंट्स मुझे कह रहे होते हैं कि सर हमारे साथ तो पाकिस्तान में ऑलरेडी स्कैम हुआ है। एक चीज बड़ी कॉमन में ऐड कर रहा होता है कि देखें 5 fingers आर नॉट इक्वल, कि अच्छे लोग आपके पास भी हैं, अच्छे लोग हमारे पास भी हैं, फिर बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। तो आप बेसिक उसकी कॉमन चीज होती है कि आप 50% अपफ्रंट मनी पे कर देते हैं, आप उनके प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। और जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया है कि आपको जिस तरह अगर आप एक टॉप रेटेड फ्रीलांसर हैं, तकरीबन आप एक रेशो निकाल लें 70% पाकिस्तानी फ्रीलांसर जो टॉप रेटेड हैं। टॉप रेटेड फ्रीलांसर वो हैं जिन्होंने मिनिमम $30,000+ अर्न किए हुए हैं। पाकिस्तान PKR में आप 7 मिलियन प्लस इनको कंसीडर कर सकते हैं। तो उसको क्या होता है, वो कभी भी खुद वर्क नहीं करते। मतलब अब हमारी एग्जांपल लें, हमने जस्ट क्लाइंट के साथ 5 मिनट नेगोशिएशन करनी है। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल भी मैटर करती है। अब जो ChatGPT का वेरिएंट मैंने बताया, आप उसमें उर्दू में बात करें, ऐसा नहीं है हमारे बच्चे उसमें उर्दू में बात करें। आज मुझे कौन सी तब जो रेसिपी, आपने कोई रेसिपी सिलेक्ट करनी है, कोई शो का आपने ड्रेस सिलेक्ट करना है कि इस सेट के अकॉर्डिंग मुझे ड्रेस गाइड करें, किसी भी टाइप का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप उसे उर्दू में करें, वो उर्दू में आपको रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में ना। बिल्कुल बिल्कुल आसानी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा सवाल सर जांजिब से है, क्या आपने कभी मुश्किल क्लाइंट्स का सामना भी किया है और आपने उन हालात को किस तरह संभालते हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली डिपेंड करता है क्लाइंट्स के नेचर। देखें अब मैंने ऑलमोस्ट मिनिमम जो 2 years में 1200+ क्लाइंट्स के साथ डील की है। इसमें एक चीज अगेन मैं ऐड करूंगा, 500 क्लाइंट्स ने अगर मुझे 3 मिलियन पे किया है तो मेरे सिंगल वाले क्लाइंट ने मुझे 3.5 मिलियन पे किया है। ये मैं PKR अमाउंट की बात करता हूँ। अगर आप एक क्लाइंट को सेटिस्फाई कर देते हैं, ना सिर्फ वो अपनी फील्ड से रेलिवेंट, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल हंसाने के लिए अपने स्टूडेंट्स को क्लास में जब बोरिंग हो रही होती है मैं ऐड करता हूँ कि मेरे क्लाइंट को जो कि यूके से है, उसे आप गिलास ऑफ वाटर, एक एग्जांपल देने का, गिलास ऑफ वाटर चाहिए, वो मुझे टेक्स्ट करती है कि मैं आपको $50 पे कर रही हूँ, मुझे गिलास ऑफ वाटर, मीन के छोटा सा काम चाहिए। और उसने सिंगल वन ने मिनिमम 30 to 40 क्लाइंट्स को मेरी तरफ रेफर किया है। तो अगर आप उसके साथ कंसिस्टेंटली वर्क करते हैं, स्ट्रगल के साथ करते हैं, ऑनेस्टी के साथ करते हैं, अच्छा मैंने एक टेस्ट करना है $1,000, विद इन 1 minute 2 minutes मेरे पास 1000 आ जाता है। अगर मेरे $2500 क्लाइंट की तरफ है, मैंने कभी बात नहीं करनी। तो आप एक क्लोज रिलेशन बना लेते हैं, एक फैमिली रिलेशन बना लेते हैं। तो इस तरह आप एक, फिर डिपेंड करता है अगर आप यूके के क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं। सबसे अच्छे क्लाइंट देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा नहीं ख्याल कोई कंट्री दुनिया की होगी जिसके मुझे क्लाइंट्स के साथ डील नहीं करना पड़ा होगा। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस यूएस के साथ है। इवन कि अगर यूएस का क्लाइंट सपोज किसी और को टास्क असाइन कर चुका है या किसी भी रीजन की वजह से वो आपको टास्क असाइन नहीं कर पाया या अपनी जो प्रोजेक्ट है वो उसको डिलीवर नहीं कर पाया, तो वो आपसे एक्सक्यूज करता है और इवन कि आपको एक प्लस पॉइंट देता है कि इंशाल्लाह आई विल हायर यू नेक्स्ट टाइम। ये यूएस की से है। इस तरह यूके के बड़े अच्छे क्लाइंट्स हैं, कनाडा, ऑस्ट्रिया और सारों के जो समहाउ आता है। मेंशन अगेन मैं कर देता हूँ, वो हमें जो कंट्रीज हमारी नेबरिंग है, सऊदी अरेबिया और इस तरह की कंट्री जो यूएन की कंट्रीज हैं, तो उसमें समटाइम्स इशू आता है कि वो पेमेंट के आपको इशू करते हैं कि वल्ला वल्ला बोल के, इस तरह की चीजें बोल के हमारे वल्ला वी विल पे, कि वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हम उनको वर्किंग प्रोवाइड करते हैं। जबकि मैं एक चीज बड़ी कॉमन कहता हूँ कि देखें, आपको मिनिमम अपफ्रंट 20% ले लें कि आपको अपफ्रंट चार्ज करना है क्लाइंट के साथ, फिर आप उसकी निगोशिएशन। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो गया मुझे क्लाइंट के साथ कि उसके 3 मैसेज के बाद हम लोग फिर अगेन कभी भी हम मनी पे बात नहीं करते। ये मैं एक अगेन टिप दे रहा हूँ जितने भी फ्रीलांसर्स हमें सुन रहे हैं, जिस तरह ये बच्चा भी क्वेश्चन कर रहा था, आईटी एक्सपर्ट्स जितने भी हैं, कि सिंपल सी चीज़ है, आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स पे बात करें, उसके प्रपोजल्स पे बात करें, उसकी एग्जीक्यूशंस पे बात करें, टूल्स पे बात करें, आप बजट पे बात ना करें। मेरे से 3rd टाइम क्लाइंट पूछता कि सर प्लीज डिस्कस बजट। मैं कहता हूँ आई विल वर्क अकॉर्डिंग टू योर बजट, कि हम लोग इसको लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे। जब रीजन क्या होती है, बेसिकली मोस्टली क्लाइंट्स आपके 2 to 3 लोगों से एट अ टाइम बात कर रहे होते हैं, वहां से निगोशिएशंस कर रहे होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है आपको उनको अपनी तरफ ग्रैब करना है।
अगर आप मार्केटिंग है ना, स्किल तो असल जो बात करते हैं ना कि मार्केटिंग कैसे आपने अपने आप को जो है वो पेश करना है और आपने अपने मैं बात करूंगी, एक जो फ्रीलांसर्स हमें देख रहे हैं या आईटी एक्सपर्ट हमें देख रहे हैं जो फाइवर पे काम कर रहे हैं, अपवर्क पे काम कर रहे हैं, सो ऑन सो फॉर जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। देखिए क्लाइंट जब कोई भी जॉब पोस्ट करता है, आप लोग कोई जॉब हंट करते हैं, कोई कवर लेटर देते हैं, कोई पोर्टफोलियोज अपने दिखा रहे होते हैं, जब आपकी निगोशिएट हो रहे होते हैं, मैसेजिंग हो रही होती है, पहले आप क्लाइंट की सुने कि वो आपसे क्या चाह रहा है। मोस्टली जो फ्रीलांसर हैं वो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि वो अपनी एक्सपर्टीज तो बता रहे होते हैं कि वी आर एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग एंड आई हैव एक्सपीरियंस 5 years एंड 10 years एंड सो ऑन सो फोर्थ। वो अपनी एक्सपर्टीज तो बता रहे होते हैं बट वो क्लाइंट्स की प्रॉब्लम नहीं सुन रहे होते हैं। जहाँ पे जो बड़ा क्लाइंट्स है वो कहते हैं कि देखो बजाय ये मेरी प्रॉब्लम सुनने के, प्रॉब्लम सॉल्व करने के, ये अपनी एक्सपर्टीज बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसहैप क्रिएट हो जाते हैं। सबसे पहले आप क्लाइंट की साइकी देखें। जो प्रो फ्रीलांसर्स हैं उनको तो वे ऑफ कम्युनिकेशन और पहले दूसरे मैसेज से ही पता चल जाता है कि इसकी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं वो यही मिस्टेक करते हैं, सर आई एम दिस एंड दैट एंड आई एम एक्सपीरियंस एंड दिस एंड ब्ला 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 सो ऑन सो फोर्थ। वो पहले एनालाइज करें कि क्लाइंट क्या चाह रहा है, क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बताएं कि आपका ये प्रॉब्लम है, इसके लिए सॉल्यूशन ये है, मैं इसके लिए ये सॉर्ट आउट करूंगा, मेरे पास ये टूल्स हैं, और बाद में बताएं कि जैसे कि आपने मेरी प्रोफाइल को रिव्यू किया है और मेरी एक्सपर्टीज इस चीज में है, आपका ये प्रॉब्लम है तो इसका हम लोग इस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करेंगे। बस बात वही आ जाती है कि आपने अपने क्लाइंट को किस तरीके से सेटिस्फाई करना है ताकि वो क्लाइंट जो है वो आप उससे एक तो आपका ताल्लुक भी अच्छा बन जाए और आपका जो है वो आपके काम भी आ सके। बिल्कुल, इसमें मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ ही हम आपसे भी जानेंगे कि इस तरीके से जब बात करते हैं कि ऑनलाइन आप अर्निंग कर सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स आपके लिए जो है वो बेहतर हैं, चूज करना भी, ये भी जाहिर सी बात है आपकी चॉइस भी बड़ी बेटर करती है। वहीं पर हम आपके मसाइल और चैलेंजेस के हवाले से भी बात करेंगे। आप क्या समझते हैं किस टाइम आईटी के हवाले से हमें क्या मसाइल हैं, किस तरीके से जो है वो बेहतर किया जा सकता है इसको, क्योंकि हम जहाँ देखते हैं कि हमारे हमसाया मुल्क में जितनी तेजी से तरक्की हो रही है आईटी के हवाले से, वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, वो अब मुझे ये भी होता है कि यार जो लोग उनके बाहर चले गए थे वो वापस दोबारा अपने मुल्क में आके सर्व कर रहे हैं। हमारी थोड़ा सा ये है कि हमारे यहाँ से मोस्टली क्या यहाँ से तो लोगों की कोशिश है बस किसी तरीके से यहाँ से हम मूव कर जाएं। इस हवाले से आप क्या? बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने फॉरेन में मूव करने की बात की है, तो आप देखें रेशो लास्ट 2 years से कितनी ज्यादा बिग रेशो है। 2-2 लाख कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं फॉरेन में। रीजन, अब हमारे भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स मूव हुए हैं दुबई में और कुछ दीगर कंट्रीज में, लेकिन 1 year बैक वो आए हैं तो उन्होंने बताया कि सर बात ये है एक घर पे अर्न करना, और दूसरी बात ये है कि आपको जस्ट प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना है, फैमिली को भी टाइम देना है, ट्रैवलिंग भी करनी है, फ्रेंड्स को भी टाइम देना है, फूड एंड ऑफ एंड ऑन सब कुछ करना है। लेकिन बाहर बेसिकली हम माइंड लेके जाते हैं कि शायद हमें डॉलर्स में अर्निंग होगी। अगर सपोज आपको वहां से $3,000-4,000 डॉलर्स मिलते भी हैं तो आपको वहां का एक्सपेंस $2,000 प्लस है। आप नॉर्मल कंट्रीज की बात करें 1 से 1.5 लाख आपको रेजिडेंस के पे करने पड़ते हैं वहां पे, फिर फूड वहां के उस हिसाब से है। तो आपको यहाँ पे अगर बैठ के आप एक सस्ती जमीन की, मैं एक मिसाल दूंगा कि अगर डॉलर्स में आप, पाकिस्तान एक ब्लेस्ड कंट्री है, तो उसमें अगर आप और आपका अपना घर है, अपनी रेजिडेंस है, फूड के इतने एक्सपेंसेस नहीं है, तो सस्ती जमीन का यही कंसेप्ट है जो हम लेके चलते हैं कि आपने डॉलर सस्ती जमीन में बैठ के अर्न करने हैं, ना कि बाहर जाके अर्न करने हैं। तो अब बहुत से लोग आप देखते होंगे, बहुत से लोग वहां जाके फिर 1 year बैक उनका रिव्यू सुने, या तो ये होता है कि वो फैमिली के साथ फिर वो अटैच नहीं रह सकते कि उनको 10 to 15 years स्ट्रगल करनी पड़ती है। सोच के ये आते हैं कि 2 year 3 years बाद हम आ जाएंगे, हम एक बहुत बड़ा महल खड़ा कर देंगे और सब कुछ हम बहुत बड़ी अर्निंग लाएंगे, जबकि रियल बेसिस पे ऐसा नहीं होता। वो आपकी फिर रियलिटी जो है वो करंट सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होती है। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गया। अच्छा जी जी। तो हम स्किल की बात कर रहे थे, जहां तक आपने स्किल की बात की उसमें सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है। अब मैंने $150-200 के क्लाइंट के साथ $600 चार्ज किए हुए हैं, उसे निगोशिएशन, उसे पॉजिटिव वे दिखा के और आप चार्ज कर सकते हैं। इवन के क्लाइंट के साथ मैं ये चीज करता हूं। मैं जानना चाहती हूँ अब हुकूमती सतह पे हमें क्या करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करते हैं, हमारी हुकूमत को क्या इसमें रोल प्ले करना चाहिए? जिस तरह हमारे से कॉलर भी थे, टैक्स के हवाले से जिस तरह से उन्होंने बात की, टैक्स के हवाले से मसाइल हैं और जिस तरह पेमेंट के हवाले से मसाइल हैं, तो क्योंकि हमने तो बात वो करनी कि हमारा मुल्क भी तरक्की करे, हम यहीं पर रहकर सर्व भी करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ग्राउंड लेवल पे वर्क करने की जरूरत है। देखें, अगर आप
हम बिग सिटीज़ की बात करें, बिग सिटीज़ में आपका 7 to 8 क्लास का बच्चा बड़ी IT स्किल्स, एक डिज़ाइनिंग कर लेता है, एक वेबसाइट बना लेता है, तो हमारे पास टॉप ऑफ द क्रीम है। मैंने जिस तरह पहले थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि हमारे बोर्ड्स में किस तरह नंबर 1 पे आते हैं, मतलब कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स लेते हैं। जब यही बच्चे यूनिवर्सिटी में मूव होते हैं तो ये GPA इतनी कम ले रहे होते हैं, टीचर्स पूछते हैं कि जी आपने किस तरह ये इतने ज़्यादा मार्क्स ले लिए। हम IT में बहुत पीछे हैं, हमें ग्राउंड लेवल पे हमें अपने जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। IT सेक्टर पे उस पर ये है। और दूसरा, यूनिवर्सिटीज़ अब मूव हो गई हैं, नो डाउट यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारी कोलैबोरेशन होती है तो वो IT की तरफ मूव हो गई हैं। उन्होंने कोई ना कोई ऐसे सिस्टम बैकएंड पे किसी न किसी कोर्सेज के साथ साथ, अब वो पावर पॉइंट तक नहीं रह गई बात, आपके प्रोजेक्शन स्किल्स पे नहीं रह गई, अब वो कोई ना कोई शॉर्ट कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ में भी कराए जा रहे हैं, EAI को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम मैट्रिक लेवल पे आपको इस तरह के एक शॉर्ट कोर्स कम से कम मिनिमम, हमारी तो अभी जनूबी पंजाब में बहुत बड़ा गैप पड़ा हुआ है। आप FSC में बच्चे को आने से पहले कम से कम बेसिक एक IT की ट्रेनिंग तो होनी चाहिए ना, कंप्यूटर की शॉर्ट स्किल्स आनी चाहिए। हम तो ऑप्शन में लेते हैं, ऑप्शन स्कूल में भी हमें ये तो देखिए आपका जो मार्केटिंग रिसर्च है, इंटरनेट रिसर्च है, वो हमारे पाकिस्तान में है, जिस वजह से हमारा पाकिस्तान थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया में शुमार होता है। नो डाउट टैलेंट बहुत है। बिल्कुल, जहाँ तक आपने बात की है जो हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, अगेन अगर गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा फर्दर रिव्यू करे, लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट देखे कि अगर एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेपाल पे लाजमी कोशिश करनी चाहिए। अगर पेपाल को पाकिस्तान, उसमें आप सारी बात, अब आपके पास फायरवॉल है, आप उसे एक एसेस दे सकते हैं, लिमिटेड एसेस दे सकते हैं। तो सुना तो था कि उसको उसमें दो चीजें मैं एक ऐड करना चाहूंगा। बेसिकली पहले ये था आपका क्लाइंट डायरेक्ट पेपाल के थ्रू आपके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं कर सकता था पाकिस्तान में। आप थर्ड पार्टी वे से लाइक वाइज ऐप से, पेनियर से या डिफरेंट जो रेमिटेंसेज ऐप है उनके थ्रू आप PKR में कन्वर्ट करते थे। अब एक चीज अगेन जो पाकिस्तान में ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में वर्किंग हुई है, IT मिनिस्टर्स ने इस पर वर्क किया। अब आपका कोई भी गोरा पेपाल के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में, इवन कि आपके जायज कैश में। अच्छा, फर्स्ट टाइम ये होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम आपकी अर्निंग आ रही होती है ना, तो थोड़ा सा ये है कि उसको बैकग्राउंड पे चेक किया जाता है कि आपके सिक्योरिटी रीजन की वजह से। विद अब मेरी 1.5 to 1 मिनट में क्लाइंट मुझे एक ऐसा सेंड करता है पेमेंट का, 1 मिनट बाद मुझे बैंक का टेक्स्ट आ जाता है कि आपके अमाउंट में इतने अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है। तो पेपाल के थ्रू अब इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको सेंड तो कर सकते हैं पेमेंट, लेकिन अगेन अगर बात करें ई-कॉमर्स इंडस्ट्री की, ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में गैप पड़ा हुआ है। आप डॉलर्स में अब जब आप डॉलर्स में पे नहीं कर पाएंगे, आप कोई प्रोडक्ट अपनी लॉन्च नहीं कर पाएंगे या कोई भी ब्रांड के साथ आप डीलिंग नहीं कर पाएंगे, तो उसको तो आपको डॉलर्स में पे करना है ना। फिर हमारे में अगेन एक नेगेटिव कंसेप्ट ये है कि जितने भी हमारी डॉलर्स की इंडस्ट्री वर्क कर रही है, स्टॉक एक्सचेंजेस पे होता है कि अगर आप लाइक इस टाइम अगर मैं कहूँ डॉलर का रेट 280 है, तो आप मार्केट में आज अगर आप मुल्तान की बात करें, मुल्तान मार्केट में जाए तो आपको 290 प्लस डॉलर्स मिलेगा। और जब आप सेल करते हैं तो आपको 280 रुपीज मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो इस पर थोड़ा सा वर्किंग की जरूरत है। स्टॉक एक्सचेंज पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपने आप को फर्दर देखना होगा। नो डाउट आप लास्ट 2 ईयर से गवर्नमेंट ने थोड़ा सा डॉलर्स को मेंटेन किया, जिस तरह आपने देखा होगा कि 185 से 190 से कितना जंप करके 280 पे आ गया, लेकिन अब लास्ट 5 to 6 ईयर गवर्नमेंट की अब जो है वो बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। हम उम्मीद रख सकते हैं पॉजिटिव। बहुत शुक्रिया आपका। आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? जी, मैसेज यही है कि जिस तरह मैंने किड्स, अगर आपके बच्चे हैं तो किड्स AI की तरफ आएं, उनको बेसिक ट्रेनिंग सिखाएं, AI की ट्रेनिंग सिखाएं, ChatGPT सिखाएं। अगर उनको गेमिंग भी करानी है ना, आप उनको ChatGPT मोबाइल में इंस्टॉल कर दें कि आप इसको इवन के ChatGPT से अगर आप बोर हो रहे हैं, आपसे कहें मुझे सॉन्ग सुना है या मुझे आपसे सराइकी में बात करनी है, आप पंजाबी में बात कर सकते हैं, आप सराइकी में बात कर सकते हैं, आपको मतलब किसी भी तरफ। आप क्या जी, बेसिकली मैं ये टिप देना चाहूंगी, पैगाम देना चाहूंगी, जो IT से रिलेटेड है उनको तो बेहतर पता है, वेल एंड गुड। जो IT से रिलेटेड नहीं है वो अपनी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज है उनकी, उसकी कंसल्टेंसी दे सकते हैं। जैसे कि हमारे मुल्तान में डॉक्टर अफान कैसर काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो कि AI के हैं एक्सपर्टीज वाले, जो भावलपुर में हैं इरफान मलिक साहब, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप लोग पेड कोर्सेज की तरफ नहीं भी जाते, आप लोग YouTube को एक्सप्लोर करो, आप लोग अपनी सर्विसेज देखो कौन सी हैं, आपकी अपनी एक्सपर्टीज देखो, अपना इंटरेस्ट देखो, कुछ करो पाकिस्तान के लिए, सदलो पाकिस्तान को। दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।